स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइज आज फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन लेके, जो कि होगा आपके प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कशन से रिलेटेड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो 11 नवंबर को आपका प्राइमरी टीचर का एग्जाम हुआ था, उसके मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आज हम बिल्कुल डिटेल में पूरा का पूरा एनालाइज कर देंगे। एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से एनालाइज किया जाएगा कि उसके सारे पॉइंट्स को समझा जाएगा, प्लस देखेंगे कि किस तरीके से आप वहां पर एलिमिनेशन का मेथड यूज करके उस क्वेश्चन को और ज्यादा बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो चलिए फिर हम अपना पार्ट बी एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे आपको पता है कि हम आपको पार्ट बी की तैयारी कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is our tools of thinking? निम्नलिखित में से कौन से सोच के उपकरण हैं? पहला ऑप्शन है आपके लिए माइंड मैप्स, दिमाग के नक्शे। सेकंड ऑप्शन है कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट, संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट। एंड थर्ड ऑप्शन है आपके लिए कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा। अब एक बार पहले तीनों ऑप्शन को समझेंगे क्या होते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये थिंकिंग के टूल्स हैं या नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर आपको चीज दी गई है टूल्स ऑफ थिंकिंग। टूल्स ऑफ थिंकिंग का क्या मतलब है? जो भी चीज आपकी थिंकिंग को बढ़ाए, जो भी चीज जिसका भी इस्तेमाल करके आप अपनी सोचने की शक्ति को विकसित करते हैं, उसको हम बोलते हैं टूल्स ऑफ थिंकिंग। चलिए क्वेश्चन में आपसे ये चीज पूछी गई है, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। तो पहला है यहाँ पर माइंड मैप यानी कि दिमाग के नक्शे। अब माइंड मैप क्या होता है? बेसिकली सपोज कीजिए आपने पियाजे की थ्योरी याद की है, आपने अपने दिमाग में पूरी की पूरी थ्योरी ना अपने माइंड में बना ली कि अच्छा इसके 4 स्टेजेस होते हैं। आपके दिमाग में ना एक तरीके से पूरा चीज चल रही होगी, तो ये क्या होता है? आपका माइंड मैप होता है। आपने एक तरीके से दिमाग में ही सारा कुछ अपना पूरा बिल्ड कर लिया है, ठीक है। अब आप क्या देखो, जब आपने दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट बनाए तो क्या वहां से आपके थिंकिंग का विकास हुआ या नहीं हुआ? अब जब भी आप माइंड में भैया कुछ भी करेंगे तो वहां सोचने की शक्ति तो आपकी लगेगी ही लगेगी। तो यानी कि माइंड मैप से आपका टूल्स ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट। ये शायद आप लोगों के लिए एक नया टर्म हो बच्चों। ये एक ऐसा टूल होता है जिसके द्वारा हम ये चीज असेस यानी कि इसका आकलन करते हैं कि हमारी थिंकिंग कितनी डेवलप हुई है या नहीं हुई है। तो ये क्या होता है? इट इज अ टूल टू असेस आवर थिंकिंग, ठीक है। अब देखिए ये एक टूल है जिससे हम अपनी थिंकिंग को असेस करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा थिंकिंग का टूल है, ठीक है। चलिए ये भी करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट। अब आप जब भी किसी चीज को समझते हैं तो आप हमेशा उसके कॉन्सेप्ट बनाते हैं माइंड में। अभी मैंने आपको माइंड मैप की बात करी, माइंड मैप में क्या होता है? अपने कॉन्सेप्ट ही तो बनाते हैं ना दिमाग के अंदर। तो माइंड मैप और आपके कॉन्सेप्ट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से आपकी थिंकिंग का विकास होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या आपके तीनों ऑप्शन इसके हिसाब से सही है? हाँ, मेरा माइंड मैप, CORT यानी कि कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट और कॉन्सेप्ट तीनों ही हमारे यहाँ पर टूल्स ऑफ थिंकिंग हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चीज गिवन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबको क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर हु नहीं आना था, हाउ, ठीक है। हाउ मैनी लाइफ स्किल्स आर देयर? जीवन के कितने कौशल होते हैं? अब आप देखिए आप अपने जीवन को किस तरीके से जीते हैं, उसमें हम कुछ कौशलों का, कुछ स्किल्स का इस्तेमाल होता है। और कितने स्किल्स होते हैं? ये होते हैं हमारे 10 स्किल्स। जैसे कि इनमें से मैं आपको कुछ बता देती हूँ। एक होता है हमारा एम्पैथी होता है, ठीक है। एक होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इस तरीके से हमारे 10 स्किल्स होते हैं पूरे के पूरे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारे जीवन को जीने के लिए, बेहतर रूप से जीने के लिए आपको कुछ स्किल्स यानी कि कुछ कौशलों का पालन करना चाहिए, जिनसे आपका जीवन बहुत ज़्यादा बेहतर बन सकता है। तो ये गिनती में कितने होते हैं? ये होते हैं 10। क्लियर है आपको? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is our negative non-verbal reinforcement? इनमें से कौन सा नकारात्मक मौखिक सद्धिकरण है? अब आप बताइए कि आपको क्या मैंने
नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट के बारे में या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो जिन्होंने क्लासेस देखी है वो इनको इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ा जाएगा, क्वेश्चन को समझा जाएगा पूछा क्या है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं टूटेगा आंसर नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ पर दो चीजें दी हैं आपको, एक है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा है नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। इन्होंने दोनों चीज को यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, अब देखिए पहला है नकारात्मक और दूसरा है मौखिक। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता था, जहां पर आप कुछ मतलब परेशानी वाली चीज, जिससे मतलब कि अनप्लेजेंट चीज आप उन बच्चों को मतलब उनसे ले लेते थे या फिर ऐसी कुछ था। ठीक है, और आपका नॉन वर्बल में क्या होता है, जहां पर आप बोलते नहीं है, बोलते यानी कि जहां पर आप जेस्चर्स का, अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज करके आप कुछ रीइंफोर्समेंट, बच्चों को कोई प्राइज अवार्ड, चाहे हंस दिया आपने, चाहे आपने उनको ऐसे क्लैप कर दिया, तो ये क्या हुआ, आपका नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट हुआ। लेकिन आपको यहाँ क्या पूछा है, जो नेगेटिव भी है और जो नॉन वर्बल भी है। क्लियर है, तो सबसे पहला है यहाँ पर नोड्स एंड स्माइल्स। अब आप देखिए यहाँ पर तो स्माइल किया है, तो स्माइल नॉन वर्बल के नेगेटिव कैसे हुआ, स्माइल तो एक पॉजिटिव है, हमें तो नेगेटिव बताना है। नेगेटिव में क्या होता है, अनप्लेजेंट होता है कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा जिससे बच्चा को अच्छा महसूस ना हो। ठीक है, अब आप देखिए नोड्स एंड स्माइल्स हमारा नहीं होगा। अगला है एक्सप्रेशन ऑफ अनोयंस, मतलब ऐसे गुस्से वाला थोड़ा सा मुंह बनाना, मतलब चिड़चिड़े वाला मुंह बनाना। अब आप देखिए चिड़चिड़े वाला आपने मुंह बनाया वो आपका नेगेटिव है, साथ ही साथ आपका नॉन वर्बल भी है, क्योंकि मुंह से तो आपने कुछ बोला ही नहीं, तो ये हो जाएगा। अगला है एक्सप्रेशन ऑफ इम्पेशेंस, यानी कि आप ऐसा मुंह बना रहे कि मतलब मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा, कब मैं आऊं और तुम्हारे पे आके गुस्सा कर दूं, बस समझ नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, आपका अनप्लेजेंट है। ठीक है, साथ ही आपका नॉन वर्बल यानी कि आपका मौखिक भी है, तो ये भी हो जाएगा। अगला है स्नीरिंग, स्नीरिंग मतलब कि उपहास करना, एक का किसी का मजाक उड़ाना एक तरीके से। अब आप मजाक किसी का उड़ा रहे हैं तो वो क्या होता है, क्या आप किसी का मजाक उड़ाना कभी भी पॉजिटिव होता है, नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना टॉन्ट कस देते, टॉन्ट कैसे कसते, एकदम मजाक मजाक में कस देते हैं, तो यही स्नीरिंग आप एक तरीके से समझ सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव है, या फिर और ये क्या है, नॉन वर्बल भी होता है, क्योंकि यहाँ पर स्नीरिंग किस तरीके से कर रहा है, आप मतलब मुंह से थोड़ा सा एक्सप्रेशन देके कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपके तीनों ही जो ये ऑप्शन है, ये तीनों ही आपके नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर होगा यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is true about the impact of colonialism in India? इंडिया में उपनिवेशवाद के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, कॉलोनियलिज्म यानी कि जो आपका उपनिवेशवाद होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री, जब कोई पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद। ठीक है, अब देखना है आपको कि इनमें से कौन सी बात इसको एकदम जस्टिफाई करती है। पहला है इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रो, भारत कच्चे कपास का सबसे बड़ा आयातक बन गया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आपको कहीं पर बात हो रही है जिसकी वजह से कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री किसी उससे नीचे जो कंट्री है उसके ऊपर रूल करने की बात हो रही है, ऐसा कुछ हमें यहाँ से नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जॉब दी जाएगी जो वीवर्स होते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा हमें कि मतलब जहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री किसी नीचे तबके की कंट्री पर राज कर रही हो, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं, फॉरेन गुड्स वर गिवन फ्री एंट्री इन इंडिया, कि बाहर का जो सामान है वो फ्री में इंडिया में आएगा। फ्री में इंडिया में आएगा मतलब कि जो फॉरेन गुड आएगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब आप देखिए जो हमारी मेन इनकम होती है बाहर से वो हमेशा टैक्स के द्वारा होती है, और अगर टैक्स ही नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उस पर अपना राज चलाने वाली बात हुई कि भैया देखो हमारा तो तुम पर राज चलेगा। तो आपको याद रखना है कि जो कॉलोनियलिज्म था आपका उसमें यही बात कही गई थी कि जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया था तो उन्होंने बोला था कि हमारा जो भी बाहर से गुड आएगा उसके
उसके ऊपर हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे, फ्री में हमारे यहाँ पर गुड की एंट्री होगी। तो इसके हिसाब से बच्चों जो आपका आंसर यहाँ पर होना था वो था ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका फैक्टर होगा, ठीक है, फैक्टर यानी कि कारक। Which factor is performed under the domain of education in every society? एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा है हर समाज में वो क्या काम करता है, आपको ये चीज बतानी है। पहला ऑप्शन है आपके लिए टू सोशलाइज द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड ट्रांसमिट द कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब है कि आपके समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको आप उनका जो कल्चर है वो सिखाइए, प्लस उनको सोशलाइज करना कि किस तरीके से समाज में व्यवहार करना चाहिए ये सिखाना चाहिए। अब देखिए क्या आपके स्कूल में ये काम होता है, आपको आपके कल्चर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आपको मैनर्स भी सिखाए जाते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन तो यहाँ पर करेक्ट हो गया कि हाँ एजुकेशन ये चीज़ करती है। नेक्स्ट है टू फुलफिल सोसाइटीज नीड दैट पर्टेन टू ह्यूमन रिसोर्स, कि यहाँ पर हमें सोसाइटी की जो नीड है उसका ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, अब जो बच्चे हैं वो क्या है, एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स है जो कि आगे चल के हमारी सोसाइटी के बढ़ाने के लिए काम करेंगे, उसको डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि सोसाइटी की नीड पूरी करने के लिए यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स तैयार हो रहे हैं, उनको अच्छे से तैयार करा जा रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा ये ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन आपके दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द पावर ऑफ थिंकिंग? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग सोचने की शक्ति में सुधार करने के लिए किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन गिवन है आपको, इनमें से किसका इस्तेमाल आप अपनी सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। पहला है आपका मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, आप जो भी बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल ले लो रिलेट करने के लिए। आप जो एक्टिविटीज प्लान करते हो अपनी क्लास में कराने के लिए, एक ही छोटा सा एग्जांपल है मॉडल्स ऑफ टीचिंग का। क्या आप इस तरीके से कोई एक्टिविटी कराइए तो बेहतर तरीके से बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जब भी हम एक्टिविटी बच्चों को कराते हैं तो क्या वहाँ पर बच्चे सोचते हैं? एक्टिविटी करने से हमेशा बच्चे की सोचने की शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो यानी कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से बच्चे की सोचने की शक्ति में विकास होता है। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है जैसे किसी बच्चे के अगर लर्निंग में कोई गैप है, उसे कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो आप जो चीज़ उसको समझ नहीं आई या जहाँ पर जिसकी गलतियाँ हो रही हैं आप वो चीज़ उसे दोबारा से पढ़ाइए। अब जब बच्चा उस चीज़ को दोबारा से समझेगा तो सोचेगा कि भैया हाँ पिछली बार समझ नहीं आया था लेकिन इस बार ढंग से समझना है। तो क्या होगा, यहाँ पर भी उसकी पावर ऑफ थिंकिंग का विकास होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका करिकुलम डेवलपमेंट। आप अपना जो पाठ्यक्रम है, अपनी जो पाठ्यचर्या यानी कि आपका जो करिकुलम है उसको इतना डेवलप कर दीजिए कि उसके अंदर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ डाल दीजिए आप अपना, इस तरीके से आप पूरा उसको प्लान कीजिए कि उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जिसके थ्रू बच्चे की थिंकिंग का विकास हो सके। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है कि जो हमारा करिकुलम जिस हिसाब से बना हुआ होता है हमें उसी को फॉलो करना होता है। तो अगर हमारा करिकुलम के अंदर डेवलपमेंट किया जाए तो इसकी वजह से बच्चों की सोचने की शक्ति में विकास हो सकता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन एंड डायग्नोसिस। सेम ये वही है आपका, जैसे आपने गलती है किसी की पकड़ी, आप जैसे समझिए कि किसी बच्चे ने पेपर किया, अब आप क्या कर रहे हैं, उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसकी गलतियां निकाल रहे हैं। अब आपने उसे बता दिया कि देखो तुम्हारी ये गलतियां हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपने कोई टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया, ठीक है, उसमें फिर आपने अटेम्प्ट किया तो आपको हमने बताया कि आपके ये क्वेश्चंस गलत थे। अब आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्यों गलत थे मेरे, क्या इसका सही आंसर था। जब मैं आपको क्लास देती हूँ उसमें आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं तो क्या होता है, वहाँ से आप अपनी थिंकिंग का विकास करते हैं कि देखो मेरा ये आंसर गलत था, यहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट गलत लगाया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ज़्यादा और सोचते हैं, तो इसके द्वारा भी आपकी जो थिंकिंग है उसका विकास होता है। तो यानी यहाँ पर आपके जो चारों ऑप्शन है चारों के चारों यहाँ पर सही है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, A, B, C एंड D, यानी कि ये ऑप्शन सी में आपको गिवन है। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट ह्यूमन बीइंग हु आर इंटीग्रेटेड एंड देयरफॉर दे आर। शिक्षा का कार्य मनुष्य का निर्माण करना है जो एकीकृत है और इसलिए भी। एजुकेशन क्या करता है, ठीक है, चलो इन सबको छोड़ दो। एजुकेशन क्या करता है, हमें अमीर बनाता है, हमें स्मरणीय बनाता है, हमें बेवकूफ़ बनाता है या इंटेलिजेंट बनाता है। सबसे हमारा जो बेसिक है, हमारे एजुकेशन का क्या काम होता है, हमें इंटेलिजेंट बनाना। अमीर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के द्वारा नहीं बना जा सकता। नोटवर्दी मतलब कि हम इस लायक बने कि सब हमें याद रखें, ये भी एजुकेशन के द्वारा, इसका कोई एजुकेशन का मेन फोकस इस चीज़ पे नहीं होता। अब बेवकूफ़ तो बिल्कुल ही नहीं बनाया जाएगा, तो बचा क्या, इंटेलिजेंट बता। तो देखिए यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है एलिमिनेशन मेथड का। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The main parties contributing toward the success of educational reforms are the local communities, which is not the part of local communities. आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जो कि एजुकेशन की सक्सेस में सबका भागीदारी है, और वो कौन से हैं, वो लोकल कम्युनिटी है, यानी कि जो आपकी जो स्थानीय समुदाय होते हैं वो। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्थानीय समुदाय नहीं है। देखिए पेरेंट, गवर्नमेंट, स्कूल हेड और टीचर। पेरेंट भी लोकल में आता है, स्कूल हेड भी, टीचर और ये आपका टीचर, ये तीनों आपके लोकल के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो गवर्नमेंट है वो लोकल में नहीं आता, ये तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, ये आपका एक लोकल आपकी स्कूल की बॉडी के अंदर या फिर लोकल एजुकेशनल की बॉडी के अंदर तो ये नहीं आएगा। तो इसके हिसाब से आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है, चलिए फटाफट से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन अराइज ड्यू टू नॉन यूसेज ऑफ चाइल्ड नेटिव लैंग्वेज। अगर आप बच्चे की जो मूल भाषा है उसका उपयोग अपनी कक्षा में नहीं करते हैं तो उसकी वजह से बच्चे को कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव, यानी कि कोई बच्चा अलग अलग रहेगा। अब सपोज कीजिए आपके क्लास में एक बच्चा है जो बंगाली बोलता है, ठीक है, और आप बंगाली का यूज़ नहीं करते और किसी भी बच्चे को बंगाली नहीं आती, तो वो क्या बच्चा महसूस करेगा, हमेशा सबसे थोड़ा सा सेपरेट महसूस करेगा ही, तो ये प्रॉब्लम बच्चा फेस करेगा। अगला है नॉन पार्टिसिपेशन। अब आप जो भी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं वो आप इंग्लिश या हिंदी में करा रहे हैं, अब बच्चे तो बंगाली है, उसको तो समझ ही नहीं आता, तो बच्चा जो है पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है लार्ज स्केल ड्रॉप आउट। अब जब बच्चे को भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप तो हिंदी इंग्लिश ही करे जा रहे हैं, बच्चे की नेटिव लैंग्वेज यानी कि जिसकी मूल भाषा है उसका आपने इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं है, तो बताइए बच्चा क्या स्कूल में रुकेगा या फिर भागेगा। बच्चा तो स्कूल से चला जाएगा जब उसका यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या होगा, बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। तो ये देखिए आपके तीनों ही ऑप्शन इसके हिसाब से सही हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपकी क्लास में पढ़ाया जा चुका है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है डेवलपमेंट नेवर फॉलोज पैटर्न। अब आप बताइए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कि एक प्रिंसिपल पढ़ाया था मैंने आपको, लिख देती हूँ मैं, आप उसे प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न, सेम पैटर्न या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या बोला था कि हम इजीली बच्चों की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कितना किस समय में कितना विकास होगा। अब हम ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हर एक उम्र का बच्चा कुछ ना कुछ पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि कोई बच्चा 2 महीने में सर उठाना सीख जाएगा, ज़्यादातर बच्चे यही होते हैं, 6 महीने में बैठना सीख जाता है, 8 महीने में गुटलिया चलने लग जाता है, 1 साल में चलने लग जाता है। तो क्या हुआ, बच्चा कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक विधि को फॉलो कर रहा है। तो देखिए आपका ये पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि कौन सा प्रिंसिपल है,
तो ये तो आपका प्रिंसिपल देखिए नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर क्या होता है, डेवलपमेंट एक पैटर्न फॉलो करता है, और यहाँ पर लिखा है नेवर फॉलोज, कि कभी भी पालन नहीं करता, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका मतलब है कि हर एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, मतलब कि हर एक बच्चा अलग है, और ये चीज़ आपको पता है, तो यानी कि ये सही है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो मोटर डेवलपमेंट है, जो कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ भी आपको पढ़ाई गई है, तो यानी कि ये भी एक प्रिंसिपल है। लास्ट देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। मतलब पहले बच्चा जनरल चीज़ करना सीखेगा, पहले बच्चा पूरा हाथ उठाना सीखेगा, उसके बाद बच्चा उंगलियां चलाना सीखेगा। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। और आपको पढ़ाया गया था कि ये भी आपका एक प्रिंसिपल होता है। तो आपके कौन कौन से, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों ही आपके डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following can be a method for involving community? इनमें से कौन सा मेथड के द्वारा आप कम्युनिटी यानी कि जो समुदाय है उसको अपनी कक्षा में इन्वॉल्व कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है मॉनिटरिंग द अटेंडेंस ऑफ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, कि आप देखिए कि कितना कम्युनिटी के लोग आपके यहाँ पर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आप ज़्यादातर पेरेंट टीचर मीटिंग हैंडल करते हैं, या फिर एक मीटिंग करते हैं जहाँ पर पेरेंट्स भी आते हैं, स्कूल के लोग भी आते हैं, जिसमें आप बच्चों के बारे में, स्कूल के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं। तो आप ना उन पर थोड़ा सा नज़र रखें कि भाई कौन कौन बच्चे पीटीएम में आते हैं पेरेंट्स को लेके या नहीं आते हैं। क्योंकि जब आप नज़र रखेंगे तो क्या होगा, उन्हें पता है बच्चों को कि अगर पेरेंट नहीं आए तो कल स्कूल में हमसे पूछा जाएगा। तो बच्चे क्या है लेकर आएंगे, तो उससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी आपके साथ इन्वॉल्व होगी। तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है टीचिंग वोकेशनल स्कूल स्किल्स टू स्टूडेंट विद सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी, यानी कि आप बच्चों को ऐसी स्किल सिखाइए जो कि कम्युनिटी के सपोर्ट से होती हो। जैसे कि आपने बच्चों को पोट्री मेकिंग, यानी कि जैसे घड़ा, आपका मटके ये सब बनते हैं, गमले मतलब कि पॉट बनते हैं, वो चीज़ आपको सिखानी है। तो आपने क्या करा, बाहर कम्युनिटी से एक पॉटर को बुला लिया और आपने बच्चों को वो चीज़ सिखवाई। तो यहाँ से क्या हुआ, आपकी जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर आके इन्वॉल्व हो गई। तो क्या हुआ, इसके द्वारा भी यहाँ पर इन्वॉल्व हुई है। तो फर्स्ट और सेकेंड आपके दोनों ही ऑप्शन इसके हिसाब से सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following, एक सेकेंड, which of the following is not one of those important factor that has been identified by a psychologist which influence creativity? इनमें से कौन सा वो कारक नहीं है जिसकी वजह से क्रिएटिविटी पर फर्क नहीं पड़ता है? ये चीज़ भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने क्लास देखी है 1 सेकेंड में आंसर करेंगे। आपको मैंने 4P पढ़ाए थे ऑफ क्रिएटिविटी, पढ़ाए थे, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। ठीक है, किस किस को याद है कि हाँ मैम ने ऐसा कुछ पढ़ाया था? फटाफट देखते हैं। पहला था हमारा क्रिएटिव प्रोडक्ट, अगला हमने पढ़ा था क्रिएटिव पर्सन, तीसरा पढ़ा था हमने क्रिएटिव प्रोसेस, अगला पढ़ा था हमने क्रिएटिव प्रेस। अब आप देखिए, पर्सन यहाँ पर गिवन है, प्रोडक्ट यहाँ पर गिवन है, प्रोसेस यहाँ पर गिवन है, लेकिन प्रेस की जगह यहाँ पर प्रॉब्लम गिवन है। प्रॉब्लम जैसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था जिन्होंने क्लासेस देखी हुई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच कम्युनिटी इंटरैक्ट और एजुकेट देयर मेंबर्स अबाउट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। इनमें से एक ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपके समुदाय, जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में बताया, शिक्षित किया जा सके। आपको बताना है कि वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी जो कम्युनिटी है वो इंटरैक्ट करती है एक दूसरे के साथ, और सोसाइटी में आपको क्या चीज़ें माननी चाहिए, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में बताती है। अब जहाँ पर भी सोसाइटी दिखे तो वहाँ पर ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा,
ये बहुत बार पढ़ाया जाएगा कि जहाँ पर आपको सोसाइटी में एडजस्ट करना सिखाया जा सके, वो हमेशा आपका समाजीकरण होता है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज एजुकेशन पुट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पर कॉन्करेंट होएगा। शिक्षा को किस संवैधानिक संसाधन के माध्यम से समवर्ती सूची में रखा गया था? तो ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों। इसका आंसर होगा आपका 42 अमेंडमेंट के द्वारा जो एजुकेशन है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। ये चीज आपने जीके में भी पढ़ी होगी और ये चीज यहाँ पर भी आपने पढ़ी है, तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 115। Which of the following is not a general characteristic of an introvert child according to Carl Jung? इनमें से कौन सा कार्ल जंग के अनुसार एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं? इंट्रोवर्ट यानी कि जो कि अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको मैंने पढ़ाई हुई है। अब अंतर्मुखी कौन से होते हैं? जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, जो दूसरों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। अब आप देखिए इनमें से कौन सा उनसे रिलेट नहीं करेगा। पहला है रेदर रिजर्व, यानी कि अपने में ही रहते हैं। अब भैया ये तो हमने पढ़ा है, इंट्रोवर्ट तो ऐसे ही होते हैं। हमें बताना है जो नहीं है, ठीक है। चलिए इसको क्रॉस कर देते हैं, हमें तो बताना है जो नहीं है। नेक्स्ट है इजिली एम्बेरस्ड। ये लोग जल्दी से शर्मिंदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए बाहर आना जाना पसंद नहीं करते, तो हल्का सा कोई भी मजाक कर दे तो जल्दी से एम्बेरस हो जाते हैं। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बात तो सच है। अगला है नेग्लेक्टफुल ऑफ एलिमेंट्स एंड बिलोंगिंग। ये बीमारी और व्यक्तिगत सामान की इनका मतलब ध्यान नहीं रखते, मतलब इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आप देखिए जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो हमेशा अपने आप में रहना पसंद करते हैं और वो अपनी चीज़ों से, अपनी बिलोंगिंग से बहुत प्यार करते हैं। ये दूसरों के बजाय अपनी जो बुक्स पढ़ रहे हैं उनसे प्यार करेंगे। तो ये क्या करेंगे? कभी भी अपनी बिलोंगिंग के लिए नेग्लेक्टफुल रहेंगे? ये नहीं रहेंगे, ये उनका बहुत ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये इंट्रोवर्ट से मैच नहीं खाता है और हमें यही चीज़ बतानी है, जो इंट्रोवर्ट से मैच नहीं खाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who considered society as a system of usage and procedure of authority and mutual aid of many grouping and division of control of human behavior and of liberties? आपको बताना है कि किसने समाज को सत्ता के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली तथा बहुत से समूहों के आपसी साधन तथा मानवीय व्यवहार एवं स्वतंत्रताओं के नियंत्रणों में भावों के रूप में विचार किया है। मैं आपको ये चीज़ पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें आपको मेंशन होगा कि किसने कौन सी स्टेटमेंट दी थी, प्लस कौन सी थ्योरी किसने दी थी। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं एकदम लास्ट टाइम रिवीजन की होती है, या आप कितना भी चाहो कितना भी पढ़ लो, इतनी सारी स्टेटमेंट है आप उसको याद ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते। तो आप क्या होगा, एकदम फ्रेश रिवाइज करके जाना और एग्ज़ाम में आज टाइम आपको आंसर क्लिक कर जाएगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ बच्चों। ये स्टेटमेंट आपकी बोली थी मैकाविर और पेज ने, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसिप्लिन is developed as a revolt against the authoritarian discipline many adults have been subjected to their childhood? निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुशासन को अधिनायकवादी अनुशासन के खिलाफ विद्रोह के रूप में विकसित किया गया है और कई वयस्कों को उसके बचपन के दौरान अधीन किया गया था? आपको बताना है कि 4 डिसिप्लिन आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा अथॉरिटाइजेशन डिसिप्लिन के अगेंस्ट, यानी कि बिल्कुल इसका जो उल्टा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि अथॉरिटाइजेशन डिसिप्लिन क्या होता है, यानी कि अधिनायकवादी अनुशासन क्या होता है। ये बेसिकली अगर मैं आपका एग्जांपल दूं बहुत इजी समझ जाओगे। ये होता है हमारा टीचर सेंटर्ड, आपको मेथड मैंने पढ़ाया था। टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता था, सारे टीचर की चलती थी, जो टीचर बोलेगा बच्चा वही करेगा, बस टीचर ही एक यहाँ के शासक है, बाकी सब प्रजा है। तो सेम आपका अथॉरिटाइजेशन डिसिप्लिन भी होता है, यहाँ पर टीचर की ही चलती है या फिर जो एक पर्सन है वो ही सारे रूल बनाता है और बाकी सबको सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो करना होता है। आपको बताना है कि इसके अपोजिट कौन सा है। इसके अपोजिट बच्चों होता है हमारा परमिसिव। परमिसिव में होता है कि यहाँ पर आप बच्चों को खुद सीखने दीजिए,
मतलब कि यहाँ पर बच्चों को, अगर कोई बच्चा गलती कर भी रहा है तो उसे गलती करने दीजिए, ना तो उसे गलती के लिए आप डांटिए, ना ही अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो उसे रिवॉर्ड दीजिए। जैसे कि किसी बच्चे को आप बोल रहे हैं बार बार कि डेस्क पे मत कूदो, डेस्क पे मत कूदो, गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, आप बच्चे को अथॉरिटाइज कर रहे हैं, उसे आप समझा रहे हैं। लेकिन परमिसिव में क्या होगा, अगर वो बच्चा खुद एक बार गिर जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने जो किया उसका अंजाम क्या है, और अगली बार से बच्चा खुद सीख जाएगा कि मुझे डेस्क पे नहीं कूदना है। तो यही चीज़ होती है परमिसिव में, कि बच्चे को खुद सीखने दीजिए कि जो वो चीज़ कर रहा है उसका क्या परिणाम, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। ठीक है, ये एकदम इसका उल्टा है, ऑथोराइजेशन का उल्टा आपका होगा परमिसिव। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मैम अथॉरिटाइज का उल्टा तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। देखो डेमोक्रेटिक में आपका क्या होता है, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन में यहाँ पर बच्चा जो है खुद से देखता है कि रूल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर रूल्स कैसे बनते हैं उसकी बात नहीं हो रही। अथॉरिटाइज में क्या होता है, आप हर एक चीज़ बच्चे को समझाते हैं। परमिसिव में क्या होता है, बच्चा खुद से चीज़ें समझता है, तो उसका उल्टा आपका होएगा परमिसिव डिसिप्लिन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following cognitive research trust tool allows the individual to choose from a number of different possibilities and alternatives? आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था CORT के बारे में कि ये क्या है, एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से आपके थिंकिंग का विकास हो सकता है, उसकी असेसमेंट हो सकती है। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा CORT का कोई टूल है जिसमें आप क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, जिसमें आप बहुत सारी दी गई पॉसिबिलिटीज, यानी कि जो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आप चुनते हैं। ठीक है, चलिए पहला है आपका प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, और दूसरा है आपका अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी चॉइसेस, तीसरा है कंसिडर ऑल फैक्टर, एंड चौथा है आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपको जो चीज़ें दी गई हैं आपको उनमें से चुनना है। अब बताइए, जब भी आपको सपोज कीजिए, बहुत एकदम बढ़िया सा एग्जाम्पल है, शादी में गए, ठीक है, अब शादी में भैया सामने शाही पनीर भी है, सामने चाउमीन भी है, पाव भाजी भी है और गुलाब जामुन भी है। अब भैया बहुत सारे यहाँ पर तो मेरे सामने चॉइसेस गिवन है मुझे। ठीक है, सेम हमारी जो क्वेश्चन में सिचुएशन पूछी है यही आ गई कि आपके सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और अल्टरनेटिव आ गई, शाही पनीर भी है भैया, चाउमीन भी है, क्या खाऊँ क्या खाऊँ क्या खाऊँ, तो आप क्या सोच के खाओगे? अब आप यही सोचोगे ना, मुझे सबसे ज़्यादा जो पहले पसंद है मैं वो खाऊंगा, मुझे तो सबसे ज़्यादा शाही पनीर है, तो शादी में जाती सबसे पहले शाही पनीर पे अटैक करूंगा और शाही पनीर खाऊंगा। अब कि सपोज कीजिए राधा है, राधा को सबसे ज़्यादा गुलाब जामुन पसंद है, तो वो सबसे पहले जाके गुलाब जामुन खाएगी। तो आप क्या किया, आपने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल थी, आपने क्या किया, आपने उसमें अपनी प्रायोरिटी देखी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए क्या है, उन चॉइसेस में से जो आपकी पहली प्रायोरिटी है आप उसको लेंगे। तो ये सेम चीज़ कॉन्सेप्ट ही है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं, आप देखते हैं सबसे पहले आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप उसको पिक करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें देखते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a non-standard test or subjective test of assessing personality? इनमें से कौन से व्यक्तित्व के गैर माननीकृत परीक्षण या व्यक्ति परक विधि नहीं है? आपको पर्सनालिटी के टेस्ट के बारे में पढ़ाया हुआ ऑलरेडी क्लासेस में, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। ठीक है, अब आप देखिए आपके स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं, जिनमें आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कि फॉर्मल हो, आपके स्कूल, जैसे आपके स्कूल में देखा आपने, आपका जो स्कोर कार्ड बनता है, जो आपका रिजल्ट कार्ड बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। जो एनेक्डोटल होता है, एनेक्डोटल में क्या होता है, आपके बच्चों ने जितनी भी चीज़ें अब तक अचीव करी है उसको आप सब एक जगह में इंक्लूड करके रखते हैं। ये भी क्या है, आपका एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। अगला है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री बच्चों एक आपका ऐसा टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप देखते हैं कि बच्चों का दूसरों के साथ कितना अच्छा रिलेशन है या नहीं है। अब देखिए ये तो आपके तीनों हो गए आपके
स्टैंडर्डाइज्ड यानी कि माननीकृत आपकी परीक्षण। बचा क्या? बचा ग्राफोलॉजी। तो ग्राफोलॉजी आपका क्या हुआ? ये हो गया नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ग्राफोलॉजी होता है जहां पर आप किसी भी बच्चे की हैंडराइटिंग को देखकर उसके बारे में आइडिया लगाते हैं। अब हैंडराइटिंग को देखकर आइडिया लगाना ये किसी भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में नहीं आता है, ये आता है आपका नॉन स्टैंडर्डाइज्ड में। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज फ्रॉम क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड एंड टॉरेंस। गिलफोर्ड और टॉरेंस के हिसाब से कौन सी क्रिएटिविटी की एबिलिटी होती है? आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया जा चुका है। अब देखिए, क्या आपको पढ़ाया गया था कि फ्लुएंसी क्रिएटिविटी होती है या नहीं होती है? फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है कि सपोज आप किसी के पास गए, ठीक है, किसी चीज़ का भाई मेरे को ये सॉल्यूशन बता दे, तो उस के पास उस टाइम पे एक से ज़्यादा सॉल्यूशन अगर आपके प्रॉब्लम के है तो उसे आप कहेंगे वो फ्लुएंट है। ये चीज़ आपको पढ़ाई गई थी। तो क्रिएटिविटी क्या है? इस चीज़ से रिलेट करती है। अगला है आपका इंटरडिपेंडेंसी। अब देखिए, इंटरडिपेंडेंसी यानी कि आत्मनिर्भर। क्रिएटिविटी आपकी आत्मनिर्भर है ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा ही नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं हम आपकी परसिस्टेंसी यानी कि दृढ़ता। अब आप जो भी पर्सन क्रिएटिव होगा उसके अंदर दृढ़ता होगी ही होगी, क्योंकि एकदम से कुछ भी क्रिएटिव नहीं हो जाता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा सा उसके लिए आपको डिटरमाइंड रहना पड़ता है। तो ये क्रिएटिविटी का आपका एक पार्ट होगा। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनल, यानी कि जो भी आपके क्रिएटिव आपकी जो सोच है वो आपकी खुद की ओरिजिनल है। अगर वो पहले किसी और ने सोच रखी है तो वो आपका क्रिएटिव थॉट नहीं है, वो किसी और का होगा। यानी कि आपकी जो भी क्रिएटिव थॉट होता है वो आपका ओरिजिनल होता है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया? आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी में आपको यहाँ पर गिवन है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 121. According to RTE Act, a teacher will spend minimum dash hours in teaching, including preparation hours in a week. ये ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, अभी लास्ट क्लास हुई थी जो, उसमें क्या बोला था कि मिनिमम 45 घंटे एक टीचर को हर हफ्ते लगाने ही लगाने हैं, चाहे वो पढ़ाना हो चाहे उसके लिए तैयारी करना हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 45 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of intelligence, according to Gardner, enable individual to communicate? इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस है जो गार्डनर ने बताई है जिसके हिसाब से हम कम्युनिकेट यानी कि संवाद कर सकते हैं? आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाया जा चुका है, तो इजीली आप आंसर कर सकते हैं। जहाँ पर, अच्छा चलिए पहले ना ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक क्या होती है? जहाँ पर आप अपने शरीर का यूज़ करें, जैसे कि आप रनिंग करने में यूज़ कर रहे हैं। अब कम्युनिकेट करना और बॉडी का इस्तेमाल करना भागने दौड़ने में, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक यानी कि जहाँ पर आपको कुछ बोलने का काम हो और बोलने का काम के लिए आप जिस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। और यहाँ पर बात हमें कम्युनिकेट करने की ही हो रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए बाकी भी देख लेते हैं। म्यूजिकल यानी जिसको संगीत का ज्ञान हो। विजुअल स्पेशियल यानी कि जो स्पेस के बारे में अच्छे से एनालाइज कर सके कि इस स्पेस का इस्तेमाल कितने अच्छे से बेहतर रूप से हो सकता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग? इनमें से कौन से इफेक्टिव टीचिंग यानी कि शिक्षण और आपके सीखने के अधिगम के बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, अब आपको देखिए, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, ये कॉन्सेप्ट भी आप इजीली आंसर कर सकते हैं। पहला, मैचेस द मेंटल एबिलिटी एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। आपकी टीचिंग, आपके जो शिक्षण है वो कैसी होनी चाहिए? आपके बच्चों के मेंटल एबिलिटी से मैच करती हो, यानी कि आपके बच्चे की जो ज़रूरतें हैं आपको उसी के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ना कि ऐसा पढ़ाओ जो उसके सर के ऊपर से निकल जाए। क्लियर है? तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द चिल्ड्रन। आपके पढ़ाने में ये बात होनी चाहिए कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि उसकी आलोचनात्मक, जब वो किसी भी चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोच सके, आपके शिक्षण में ये बात होनी चाहिए। तो ये भी सही हो गया। अगला है प्रोवाइड अ स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स। आप जिस तरीके से जो भी पढ़ा रहे हैं साथ ही में आप बच्चों को लाइफ स्किल्स का भी ज्ञान देंगे तो ये आपका शिक्षण और ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए आपके तीनों ही ऑप्शन इसके हिसाब से सही हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेजेंट एजुकेशन। आज के टाइम के यानी प्रेजेंट यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके हिसाब से क्या बात सही है। पहला है इट इज कंसिडर्ड विदाउट, एक सेकेंड, इट इज कंसिडर्ड विद आउटवर्ड, ये एक ही टर्म है, थोड़ा सा इस बार ना मिस्टेक है इसमें। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड विद आउटवर्ड एफिशिएंसी। आउटवर्ड एफिशिएंसी का मतलब अंदर से बच्चे ने कुछ सीखा या नहीं सीखा उसे हमें मतलब नहीं है। बच्चा प्रोडक्टिव होना चाहिए, बच्चे को किसी चीज़ का ज्ञान है या नहीं है हमें नहीं पता भैया। पेपर में 10 में से 10 आने चाहिए, पेपर में तुम्हारे 100 में से 100 आने चाहिए, चाहे तुम्हारी खुद की पर्सनल नॉलेज एकदम जीरो हो। यही एग्जाम्पल है आपका इट इज़ कंसिडर्ड विद आउटवर्ड एफिशिएंसी। और आप देख रहे हैं जो हमारी आजकल की एजुकेशन है वो इसी चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करती है कि भैया नंबर अच्छे आने चाहिए तुम्हारे, बाकी तुम्हें कुछ आता या नहीं जाता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये इसके हिसाब से सही है। अगला है इट ओवरऑल डेवलप्स द मैन, ये पूरे रूप से एक इंसान को तैयार करता है। अब आप देखिए मैंने क्या बोला पहले पॉइंट पे कि आजकल क्या देखा जाता है, बस बाहरी रूप से आना चाहिए, अंदर से तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता है। सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल इसका अपोजिट बोल दिया कि ये पूरी रूप से तैयार करता है। अब आप देखिए जब बाहरी रूप से ही सिर्फ और सिर्फ तैयार कर रहा है तो पूरा कहाँ से तैयार हुआ, उनको तो सिर्फ नंबर से मतलब है, अंदर से कुछ आता है या नहीं आता है उन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका ओनली फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड प्रैक्टिस। इनमें से कौन से फैक्टर है जिसका टीचिंग और लर्निंग यानी कि जो शिक्षण और अधिगम है उन पर फर्क पड़ता है। ठीक है, पहला है रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल होगा, ये बहुत फर्क पड़ता है। टीचर उस समय फ्रेंड के रूप में है, टीचर उस समय क्लास के मैनेजर के रूप में है, टीचर उस समय लीडर के रूप में है। ये सारे आपको पढ़ाए थे मैंने रोल ऑफ टीचर्स। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिलीफ एंड एजम्पशन, यानी कि क्या विश्वास है, क्या धारणा है। सपोज कीजिए एक टीचर है वो बिलीव करता है कि हमें सिर्फ लड़कों को ही मौका देना है, लड़कियों को मौका नहीं देना। तो इससे क्या होगा, आपकी टीचिंग पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यानी कि बिलीफ और एजम्पशंस का फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल से रिलेट करके बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। अगला है मोड्स ऑफ इवेल्युएशन, आप किस तरीके से बच्चे का इवेल्युएट कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा है जो देख नहीं सकता और आप उसे बोल रहे हैं कि चलो फटाफट लिख कर टेस्ट दो। अब बच्चा देख ही नहीं सकता, आप उसे क्वेश्चन पढ़ के भी नहीं सुना रहे, तो क्या आपके इवेल्युएशन से बच्चे की लर्निंग पर फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ेगा ना, सीधा सीधा। तो यानी कि ऑप्शन 3 भी करेक्ट है आपका। अगला है प्रोसेस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, किस तरीके से आपकी क्लास में बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आपके चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गए। तो आंसर हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड अ टीचर कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग लेसन प्लान टू एनकरेज डिस्कवरी लर्निंग इन हिज एंड हर स्टूडेंट। एक टीचर को लेसन प्लान बनाते हुए किन चीज़ों का याद रखना है कि वो जो भी चीज़ पढ़ाएगी उसकी वजह से बच्चे जो है डिस्कवरी करके सीख सके। आपको लेसन प्लान के बारे में भी पढ़ाया है और डिस्कवरी लर्निंग के बारे में भी पढ़ाया है। आपको बस क्या करना है, दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिलेट करना है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, द कंटेंट ऑफ द लेसन प्लान शुड बी द रिस्पॉन्सेस ऑफ द स्टूडेंट। आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होगी कि बच्चे जो चीज़ें रिस्पॉन्स करेंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ कि आपको बच्चे को पढ़ाना है आज इवापोरेशन, बच्चे इसके बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं जानता।
आप बच्चों से पूछेंगे क्या पानी कभी उड़ते हुए देखा है, पानी उबलते हुए देखा है, तो बच्चे रिस्पॉन्स देंगे और वही चीज़ आप अपने लेसन प्लान में उनके रिस्पॉन्सेस को आप ऐड करेंगे और उसी के बेसिस पर फिर आप अपना सारा का सारा जो है आंसर अपना लेसन प्लान करेंगे। तो क्या होगा, बच्चा अपनी डिस्कवरी करेगा लर्निंग की। चलिए इसके हिसाब से ये सही है। दूसरा है लेसन प्लान बनना चाहिए जो चीज़ें बच्चों को ऑलरेडी आती हैं उसके हिसाब से। अब देखिए जो चीज़ें बच्चों को ऑलरेडी आती हैं, जो पहले ही उनका स्ट्रक्चर बन चुका है, तो भैया वहाँ से डिस्कवरी क्या हुई, जो चीज़ उसे पहले से ही आती है वही आपने से दोबारा से सिखा दी, तो यहाँ पर डिस्कवरी तो कुछ हुई ही नहीं। तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन ए है सिर्फ और सिर्फ ये सही होगा। तो आंसर हो गया यहाँ पर डी, यानी कि ओनली फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु सेड अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। किसने बोला कि जो प्रोजेक्ट है पूरी एक ऐसी एक्टिविटी है, एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। अब देखिए जहाँ पर भी प्रोजेक्ट मेथड आ जाए ना, आपको मैंने क्या बताया था कि किलपैट्रिक द्वारा दिया गया है, ठीक है। और आपको जो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया या फिर प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड ये लाइन किसने बोली, वहाँ पर आपका आंसर हमेशा ही किलपैट्रिक ही होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो इजीली आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विलियम हर्ड किलपैट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एग्जिबिट अ बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर बट द टीचर स्टिल स्ट्रगल्स मेंटेनिंग इट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक बुनियादी स्तर है कि कम से कम ये तो क्लास में होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी टीचर को कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत होती है इसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, एडिक्वेट क्लासरूम एनवायरनमेंट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो एडिक्वेट क्लासरूम एनवायरनमेंट ही होता है। एडिक्वेट मतलब कि इतना तो होना ही चाहिए, इतना ज़रूरी है। एडिक्वेट फूड हमें चाहिए जीने के लिए, तो यानी एडिक्वेट यानी कि इतना तो बेसिक चाहिए ही चाहिए क्लासरूम एनवायरनमेंट की ऐसा हो, लेकिन टीचर को फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप देखिए जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों आपका, समझ लेते हैं इसे भी, ये है ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये क्या होता है, हाईली कंट्रोल्ड होता है। जो ये होते हैं ये हाईली कंट्रोल्ड होते हैं और इसमें सब चीज़ें बहुत स्मूथली चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता बी और सी में, और जो डी है इसमें भी टीचर को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन ए है जिसमें टीचर को स्ट्रगल थोड़ा बहुत करना पड़ता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129, द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यूज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिया, व्हाट इज आर योर रीजन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। अब देखिए ये आपकी नॉर्मल थिंकिंग से भी बेस्ड है, आप सब ज़रूरी नहीं है कॉन्सेप्ट आपने कहीं पढ़ा ही हो, ये बेसिक आपकी नॉलेज को टेस्ट करने वाला भी क्वेश्चन है। आपको पता है कि आजकल के टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप बताइए इसके पीछे के क्या रीज़न हो सकते हैं कि इंग्लिश क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स, कि आप जब भी जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी आप अपना सपोज कीजिए आपस में एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो ट्रेड कर रही है, वहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश का यूज़ होता है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो शायद उन्हें भी आती है और हमें भी आती है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ज़्यादातर देखना बॉल्स में भी जाएंगे तो इंग्लिश बोलते हुए मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है ज़्यादातर दोनों तरफ के पक्ष जानते हैं। अगला है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश रिमार्क्स आर डिग्निफाइड एंड डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। बोला जाता है कि भैया जो इंग्लिश बोलते हैं भैया उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। ये बोलते हैं ना, देख इंग्लिश क्या इंग्लिश बोल रहा है, क्या इंग्लिश बोल रहा है, उनकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। आजकल लोगों के माइंड में बात बैठ चुकी है। अगला है, इंग्लिश एज अ यूज एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। आपको पता है कि हमारी जो एजुकेशन आजकल वो भी इंग्लिश में ही होती है। जब भी आपको एग्जाम में पेपर अटैम्प्ट करते हो तो इंग्लिश हिंदी दोनों आपको मेंशन होता है कि आपको इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है या फिर आपको हिंदी में अटैम्प्ट करना है। तो देखिए आपके तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a child is made to demonstrate
dash as normal occurring behavior that we say then we say that the behavioral modification has taken place। जब एक बच्चे को सामान्य रूप से होने वाले व्यवहारों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है तो हम कहते हैं कि बच्चे में व्यवहार का संशोधन हुआ है। अब आप देखिए, मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई हुई है, आपको मैंने एक क्लास में पढ़ाया था बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में, यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था व्यवहार संशोधन के बारे में। और इसके अंदर मैंने आपको दो टर्म्स पढ़ाई थी, एक मैंने आपको पढ़ाई थी एलिसिटेड और एक मैंने आपको पढ़ाया था एमिटेड। कि जब भी आपको ये दो बिहेवियर की बात हो, यानी कि यहाँ पर बच्चे का बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो चुका है, तो जिन्होंने क्लास देखी है, समझी है, वो इजीली आंसर कर पाएंगे कि बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के अंदर आपके दो प्रकार के बिहेवियर आते हैं। वो होता है आपका एक एलिसिटेड और दूसरा होता है आपका एमिटेड। तो आपका आंसर नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are the limitation of using learner centered approach in classroom? ये चीज़ भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि जो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण होता है, इनमें से कौन सा उसकी सीमा है, यानी कि उसकी लिमिटेशन है। पहला है कि अगर आप लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम अपनाते हैं तो इसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है हर बच्चे के हिसाब से काम करना। ये कहीं ना कहीं सही भी है। सपोज कीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े लो लेवल के हैं, 15 बच्चे ऐसे हैं जो मीडियम लेवल के हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो हाई लेवल के हैं। हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप हर बच्चे के हिसाब से एक्टिविटी प्लान करें, क्योंकि जो आपके पास टाइम है वो लिमिटेड है। एक पीरियड तो 30 मिनट का ही है ना, तो कभी कभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। नेक्स्ट है, it requires those teachers who are very sensitive to the needs of the students। ठीक है, इसके लिए आपको ऐसे टीचर चाहिए जो कि बच्चों की ज़रूरतों को समझे। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जो समझे कि हर बच्चे की ज़रूरत अलग होती है और उसके हिसाब से तैयारी करें। यानी कि फर्स्ट और सेकंड आपके दोनों ही ऑप्शन लिमिटेशंस हैं इसके। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन अकोमोडेशन एंड एलिमिनेशन इज कॉल्ड डैश। इट इज इम्पॉर्टेंट इन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आवास और आत्मसात के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है और यह संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि जब एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में, ये चीज़ पहले पढ़ाई हुई है क्लास में, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी बच्चे को इसका आंसर ना पता हो। टेस्ट में भी एक बार क्वेश्चन दिया था, जब भी बताया था, और क्लास में भी दिया था। एकोमोडेशन एसिमिलेशन के बीच में जो आपका बैलेंस बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? संतुलन बोलते हैं। अब आप कई बच्चे सोचेंगे अडेप्टेशन भी हो सकता है। अडेप्टेशन तो इन दोनों को मिलाकर बनता है, ये चीज़ याद रखना। एसिमिलेशन और जो अकोमोडेशन है वो अडेप्टेशन के पार्ट हैं, लेकिन जहाँ पर आपको बोला जाए कि अकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में जो बैलेंस होता है उसको आप क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी कि आपका आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड नंबर करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, Which of the following statement regarding learning centered approach is are correct? ये चीज़ भी पढ़ाई हुई है, ठीक है। आपको बताना है कि जो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि जहाँ पर जो आप चीज़ पढ़ा रहे हैं अधिगम, उसको केंद्र करके जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से क्या बात सही है। पहला, इट इज़ बेसिकली लर्नर सेंटर्ड बट इंक्लूड टीचर्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये क्या है? एक तरीके से लर्नर सेंटर्ड ही होता है, यहाँ पर बच्चों को ही केंद्र करके सिखाया जाता है, लेकिन इसके अंदर टीचर भी इंक्लूडेड होती है। एकदम सही है, क्योंकि लर्निंग सेंटर्ड क्या है? जो बच्चा सीखेगा, यानी कि बच्चे को क्या सिखाना है, तो बच्चा हो गया सेंटर में, लेकिन सिखाएगा कौन? सिखाएगा टीचर। तो दोनों ही यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं आपके। चलिए, ये बात सही है बिल्कुल। अगला है, It helps student acquire competency in skill areas and develop lifelong learner। इनकी वजह से जो बच्चे हैं उनको इनके अंदर स्किल एरिया, जो भी चीज़ वो सीख रहे हैं
उनमें उनको महारत हासिल हो जाती है, जिसकी वजह से वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाते हैं। जब भी आप लर्निंग सेंटर्ड करके कोई भी चीज़ सीखेंगे तो आपके अंदर हैबिट ही ऐसी बन जाएगी कि आप निरंतर सीखते चले जाएंगे पूरे जीवन भर। तो यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपके दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 134, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस हेल्प अ चाइल्ड टू प्रोसेस द डेवलपिंग लैंग्वेज फंक्शन। ये चीज़ भी ऑलरेडी क्लास में पढ़ाई जा चुकी है कि वाइगोट्स्की के हिसाब से इन तीनों में से कौन से सही है लैंग्वेज के हिसाब से। अब आप देखिए यहाँ पे दिया है आपको ईगोसेंट्रिक, सोशल और इनर स्पीच। आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, वाइगोट्स्की ने बच्चों 2 की बात करी थी। वाइगोट्स्की ने बात करी थी ईगोसेंट्रिक स्पीच की और वाइगोट्स्की ने बात करी थी सोशल स्पीच की। इनर स्पीच की बात वाइगोट्स्की ने नहीं करी थी, इनर स्पीच की बात करी थी पियाजे ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डू ऑल कोऑपरेटिव लर्निंग लेसन प्लान है। कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में भी आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, अब आप देखते हैं, आपको पूछा है जो आप लेसन प्लान करते हो कोऑपरेटिव लर्निंग को ध्यान में रखें, यानी जहाँ पर बच्चे मिलकर सीखते हैं, तो उसके हिसाब से क्या बात सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप, बच्चे जो है ग्रुप में काम करते हैं। सही बात है भैया, कोऑपरेटिव में तो ग्रुप में ही काम करते हैं। ठीक है, समूह में काम करते हैं। अगला है जो ग्रुप्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब एक ही ग्रुप में आपको अलग अलग प्रकार के बच्चे देखने के लिए मिलते हैं। ये चीज़ भी हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, ये भी सही है। अगला है कि जो रिवॉर्ड है वो ग्रुप के हिसाब से मिलते हैं, ना कि इंडिविजुअल के हिसाब से। सेम पॉइंट हमने पढ़ा था अपने उसमें भी चैप्टर में जब हमने क्लास करी थी कि जो आप बच्चों को रिवॉर्ड देंगे वो पूरे ग्रुप को देख कर देंगे, ना कि इंडिविजुअल के हिसाब से देंगे। तो यानी कि आपके तीनों ही ऑप्शन इसके हिसाब से करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रूल फॉर हिंदी साउंड सिस्टम। आपको बताना कि हिंदी साउंड सिस्टम का पहला नियम क्या है। पहला है ऑप्शन, इफ अ वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर and the first consonant is P, then the consonant that can cluster with P are Y, R, L and V। ठीक है, अगर आपने कोई वर्ड स्टार्ट किया, ठीक है, एक कॉन्सोनेंट जो P से स्टार्ट होता हो, तो P के बाद ठीक है आपका या तो Y, R, L and V यही हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है हिंदी साउंड सिस्टम के हिसाब से। अगला है, नॉट मोर देन 4 कॉन्सोनेंटल साउंड्स कैन प्रोसीड अ वोवल इन द वर्ड इनिशियल पोजीशन। ये ऑप्शन आपका गलत है इसके हिसाब से। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके 4 कॉन्सोनेंटल साउंड्स ही आ सकते हैं किसी भी वोवल के बाद, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा ओनली फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। Which of the following statement regarding learning by doing participation is correct। आपको learning by doing पढ़ाया हुआ है कि learning by doing का मतलब होता है जब बच्चा खुद किसी चीज़ को करके सीखता है। तो आपको बताना है कि उसके हिसाब से क्या स्टेटमेंट सही है। पहला है, इट प्रमोट सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ असेसमेंट। इसमें बच्चा खुद सीखता है और खुद ही अपना आकलन करता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जहाँ पर बच्चा खुद एक्टिविटी करके सीख रहा है उसकी लर्निंग भी खुद हो रही है और फिर वो खुद ही चेक करता है कि मैंने कितना सही किया है और मैंने कितना गलत किया है। तो ये चीज़ सही है। नेक्स्ट है, इट गिव्स रियल एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। इससे बच्चे को रियल एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरीके से आप असलियत में भी अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बच्चा वहाँ पर खुद कर सीख रहा है, वो चीज़ कभी ना कभी वो अपनी रियल लाइफ में जाकर यूज़ ज़रूर करेगा। तो ये चीज़ भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ वे ऑफ इंटीग्रेटेड थिंकिंग एंड रीजनिंग विद द प्रैक्टिकल एक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इसमें क्या हुआ, बच्चे को कोई समस्या को हल करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, थिंकिंग और रीजनिंग को प्रैक्टिकली करके देखेगा। मतलब दिमाग में ही सिर्फ सोच नहीं जा रहा, उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देख रहा है कि जो मैंने सोचा है क्या वो बिल्कुल सही है, उस तरीके से क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो क्या होगा, बच्चे ने जो चीज़ सोची वो खुद उसको कर देख रहा है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके हिसाब से करेक्ट है।
तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन डिफरेंट लैंग्वेजेस द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वेरी फ्रॉम 8 to 10 टू। अलग अलग भाषाओं में कॉन्सोनेंट 8 से 10 भी होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 तक होते हैं। ठीक है, ये चीज़ जब मैं आपको लैंग्वेज के बारे में पढ़ाऊंगी ना, लैंग्वेज की पैडागोजी, जब मैं आपको ये चीज़ पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए 139 विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव बिहेवियर इन्वॉल्व एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग अ मॉडल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा बिहेवियर है जो कि किसी को देखकर हम सीखते हैं। अब आप देखिए, देखकर सीखते हैं, इनमें से आप एक वर्ड देखिए, अगर मैं वर्ड टू वर्ड रिलेट करूं, मॉडलिंग, मॉडल्स देखी हैं। मॉडल को क्या करते हैं, लड़कियां होती हैं आजकल या लड़के जो होते हैं, मॉडल्स को देखते हैं किस तरीके से वो पहनते हैं, किस तरीके से चलते हैं, फिर क्या करेंगे, उन मॉडल्स को देख के तैयार होते हैं, उनका चलने का तरीका सीखते हैं। तो क्या वो उन्होंने उनको देख कर कुछ चीज़ें सीखी, तो यहाँ से रिलेट करिए आप। ठीक है, मैंने बस आपको एग्जांपल दिया है, एक ट्रिक बताइए जिससे आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। तो मॉडलिंग इफेक्ट एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से बच्चा कोई भी चीज़ देख कर, ऑब्जर्व करके सीखता है। क्लियर है, चलिए एक बार ये चीज़ देख लेते हैं। एलिसाइटिंग मैंने आपको बताया है। एलिसाइटिंग यानी कि जब हम बच्चे को कोई चीज़ ज़बरदस्ती यानी बार बार रिपीट करके सिखाएं, तो ये एलिसिटिंग होता है। इनविट्री होता है जब बच्चे ने कोई चीज़ करी, सपोज बच्चे ने सपोज कीजिए बच्चे ने कोई न्यूज़ देखी, ठीक है, आप आके बोलेंगे कि अरे क्या पूरे दिन न्यूज़ देखते रहते हो, पूरे दिन टीवी देखते रहते हो, जाओ ये काम मत करो। ठीक है, ये आपका हो गया इनहिबिटरी इफेक्ट। लेकिन जब आपको पता चले आगे जाके, जिसने आपको मना किया कि न्यूज़ देखना तो बहुत अच्छा है, आगे जाके करंट अफेयर भी होता है, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ती है इससे। जब आप पुरानी कोई चीज़ आपको करने से मना किया गया है, लेकिन जब आपको पता चले कि वो चीज़ सही थी और फिर आप दोबारा से उस चीज़ को करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसइनविट्री। इनविट्री यानी कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको करने से मना कर दिया, और डिसइनविट्री मतलब जिस चीज़ को आपको करने से मना किया गया था, आपको बाद में पता चलता है कि वो चीज़ सही है और आप फिर से उस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको तीनों एक्सप्लेन कर दी। आंसर है आपका यहाँ पर मॉडलिंग इफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। Which learning method is observed when students from different schools are working together over the internet on a shared assessment? ये चीज़ मैंने आपके साथ क्लास में अपने सेशन में डिस्कस करी थी कि आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। और ये चीज़ मैंने आपको कहाँ पढ़ाई थी, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कोलैबोरेटिव लर्निंग में। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, जहाँ पर कुछ बच्चे आपस में मिलकर किसी भी एक चीज़ पर काम करते हैं, शेयर करके काम करते हैं, तो वो चीज़ होती है आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो ये आपका एग्जांपल है कोलैबोरेटिव लर्निंग का। जिन्होंने क्लास देखी है उनके लिए 1 सेकंड का आंसर था बस ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। प्री नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग, सॉर्टिंग, कंपेयरिंग, ऑर्डरिंग, सब्सिडाइजिंग डेवलप ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर, डेट इज बिफोर द एज ऑफ डैश ईयर। जब बच्चों को मैच करना, मिलाना, सॉर्ट करना, छांटना, कंपेयर करना, तुलना करना, ऑर्डर करना, क्रमबद्ध करना, सब्सिडाइज करना, ये सब चीज़ें आ जाए प्री स्कूल की एज में, यानी कि किस एज से पहले चीज़ें आ जानी चाहिए। तो अब देखिए प्री स्कूल की एज कौन सी होएगी, 9 साल नहीं होगी, 12 साल नहीं होगी, 10 साल नहीं होगी। प्री स्कूल की एज वो 6 से पहले ही होगी, यानी कि जो हमारी 2 से 3 साल तक की एज होती है प्री स्कूल की होती है। तो अब देखिए 9 बहुत बड़ा हो गया, 12 बहुत बड़ा हो गया, 10 बहुत बड़ा हो गया, बचा क्या 6 हमारा नियरेस्ट आंसर है। तो ये एक आपका एलिमिनेशन मेथड का एग्जाम्पल था जिस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ सकता था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये आपके बेसिक आंसर हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप इजीली कर सकते हैं। आपने इंग्लिश में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने होते हैं। ठीक है, आपको बताना है अर्थली का उल्टा क्या होएगा। अर्थली का उल्टा होता है हेवनली। भैया धरती पे रहो, जमान आसमान में मत उड़ो। ठीक है, तो अर्थली का उल्टा हो गया आपका हेवनली। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग मोरल जजमेंट
शेयर इट्स मैनी फीचर्स विथ पियाजे स्टेजेस। आपको कोलबर्ग के बारे में भी पढ़ाया है, आपको पियाजे के बारे में भी पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कोलबर्ग की वो कौन सी स्टेजेस हैं जो पियाजे की स्टेजेस से कुछ ना कुछ मैच करें, ठीक है। अब एक बार हम कोलबर्ग की स्टेजेस देखते हैं कौन कौन सी थी। आपको 3 लेवल थे, उसमें आपकी 6 स्टेजेस थी, ठीक है। पहली स्टेज थी आपकी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, कि आप बात मानते हैं ताकि आपको सजा ना मिले। अगला था आपका इंटर रिलेशनशिप, या फिर मैं बोलूँ कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। बच्चा वही चीज़ करता है जिसके बदले में से कुछ मिले। नेक्स्ट होता है गुड बॉय एंड बैड बॉय, किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए बच्चे काम करते हैं। अगला होता है सोशल ऑर्डर, यानी कि एक बार जो नियम बन गए हमें वो पालन करने ही करने हैं। नेक्स्ट होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो नियम बने हैं अगर वो समाज के हिसाब से, समझिए, जो नियम बने हैं अगर समाज के हिसाब से वो गलत हैं तो मैं उन्हें तोड़ सकता हूँ। और जो आपका लास्ट था उसमें था कि जो भी नियम बने हैं अगर वो मेरे हिसाब से गलत हैं तो मैं उन्हें तोड़ सकता हूँ, ठीक है। और बात करें अगर पियाजे की, तो पियाजे में हमने पढ़ा था सेंसरी मोटर, हमने पढ़ा था प्री ऑपरेशनल, हमने पढ़ा था इसमें कॉन्क्रीट, और हमने पढ़ा था इसमें फॉर्मल, ठीक है। अब आप देखिए आपका सोशल ऑर्डर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे लॉज वगैरह, इन सारे लॉज के लेना देना कोई भी पियाजे के स्टेज से नहीं करता, ठीक है। बचा क्या आपका ओबीडियंस, इंटर रिलेशनशिप और गुड बॉय बैड बॉय। बच्चा बात मानता है, छोटा बच्चा है, बात मानता ताकि सजा ना मिले, ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्री ऑपरेशनल में। बच्चा वही चीज़ करता है बदले में कुछ मिले, ये भी प्री ऑपरेशनल में आ जाएगा। या फिर जिस चीज़ मैं सबकी नज़रों में अच्छा बनूं, ये चीज़ भी बच्चे के अंदर होती है। तो ये तीनों स्टेजेस हैं जो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत रिलेट करती हैं पियाजे के स्टेजेस से, बाकी ये तीनों आपकी रिलेट करती ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करती तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से ही यूज़ करती, ठीक है, क्योंकि देखो बाकी तीनों मेरी अपने आप ही कट हो गई, क्योंकि लॉस का कोई लेना देना ही नहीं है पियाजे की स्टेजेस के साथ। और अगर मैं ऑप्शन जो मुझे गिवन है उनके बेसिस पर मैं काम करूँ तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज बची मेरी, तो यही मेरा आंसर यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी आपको किसी समस्या का समाधान निकालना होता है तो आप इनमें से किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है आपके लिए कंपेयरिंग। अब आप देखिए जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप कंपेयरिंग तो करेंगे ही करेंगे कि क्या ये वाला सॉल्यूशन इसका सही होगा या फिर कोई दूसरा सॉल्यूशन सही होगा, किस तरीके से मैं बेहतर तरीके से उसको कर सकती हूँ, तो कंपेयर आप करेंगे, ठीक है। अगला है इन्फरिंग। इन्फरिंग का मतलब होता है जब आप अपना कोई ओपिनियन बना लेते हैं, अपना कोई मत बना लेते हैं। अब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अपना कोई ना कोई ओपिनियन तो बनाएंगे ही ना, बिना किसी ओपिनियन को बनाए आप कैसे किसी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डाटा। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्लासीफाई करेंगे, ये भी करेक्ट है, बेसिक पॉइंट है। यूजिंग ट्रायल एंड एरर। अब आपके पास जितना भी डाटा है आपने कंपेयर भी करा, आप उसको बार बार लगा के देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर वो गलत होता है तो अगला लगाएंगे, तो इस हिसाब से आपका एक सॉल्यूशन आपके पास ऐसा आ जाएगा जो कि उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यानी आप चारों ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है को-करिकुलर एक्टिविटीज आर मोस्टली रिलेटेड टू। को-करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती है, पहले तो ये बात बताएंगे। आपको पढ़ाया था मैंने सीसीई के बारे में कि सीसीई में आपकी दो चीज़ें होती है, एक होता है कॉन्टिन्यूस, दूसरा होता है कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव में क्या होता है आपका करिकुलर एक्टिविटी भी आती है और को करिकुलर एक्टिविटी भी आती है। करिकुलर में होती है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटी और को करिकुलर में होती है जो आपकी एक्स्ट्रा वोकेशनल एक्टिविटी होती है, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, ड्रामा, प्ले, जो भी होता है सब आपका को करिकुलर है। तो आपको बताना है को करिकुलर इनमें से किससे रिलेट करता है, ठीक है। ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। को करिकुलर एक्टिविटी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का डेवलप होगा। अब भैया कैसे होगा, यहाँ पर तो बच्चों के लिए प्लान करिए, गलत हो गया।
अगला है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, कि जब भी आप को करिकुलर एक्टिविटीज का इस्तेमाल करेंगे तो उससे बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। अब देखिए को करिकुलर एक्टिविटीज से क्या होगा, बच्चा स्पोर्ट्स भी सीख रहा है, बच्चा सिंगिंग भी सीख रहा है, बच्चा ड्रामा भी सीख रहा है, कितने क्षेत्रों में बच्चा जो है अलग अलग चीजें सीख रहा है, तो क्या होगा, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो ये बात करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इससे बच्चे का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। हम स्कूल में प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। अगला है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट से ज़्यादा बेटर आंसर है ऑल राउंड डेवलपमेंट, क्योंकि ऑल राउंड में सारी चीज़ें आ जाएंगी, प्रोफेशनल भी आ जाएगा, मेंटल भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेट करता हुआ, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, पार्डन। अच्छा ठीक है, सबने जीके पढ़ा है, जीके की तैयारी तो कर ही रहे होंगे ना। उसमें आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्डन करने की पावर्स होती है। पार्डन करने की पावर जैसे कि हमने पढ़ा था, एक पावर होती है जिसमें जो प्रेसिडेंट होता है उसकी जो सज़ा है उसको उसी करेक्टर का कम कर दे। एक था जिसमें मौत की सज़ा को बदल के उम्र कैद की सज़ा दे दे, या फिर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उसकी सज़ा कम कर दे। तो क्या हुआ, पार्डनिंग पावर, यानी कि सज़ा को माफ़ करने की जो पावर होती है। ठीक है, तो सेम वर्ड क्या होगा, पार्डन का। पार्डन का सेम होगा, दिख रहा है मुझे, माफ़ करना। हिंदी वालों के लिए तो ईजी है, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए भी ईजी है। एक्सक्यूज़ मी, मतलब थोड़ा सा साइड, जी माफ़ कीजिए, लेकिन थोड़ा सा साइड हुई है, तो इसका सेम वर्ड क्या होगा आपका, एक्सक्यूज़ होगा। देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि पार्डन किस तरीके से आप हमेशा मतलब याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टर्मिनेटिंग, अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल प्रेजेंट, एक समाप्ति, एक गैर समाप्ति और आवर्ती दशमलव का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब देखिए पहले तो इन टर्म्स को समझते हैं। वैसे जो मैं आपको मैथ्स की पैडागोजी पढ़ाऊंगी, मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, सपोज कीजिए आपने किसी को p/q में कोई फ्रैक्शन में आपको दिया था, आपने इसको डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ गया 1.5। जैसे कि आपने 3 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 1.5। यानी कि पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जो ये चीज़ है इसका अंत हो गया। ठीक है, जहाँ पर पॉइंट के बाद उस आंसर का कहीं ना कहीं अंत हो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है मतलब कि आंसर हमारा खत्म हो गया। अगला होता है नॉन टर्मिनेटिंग। कई बार क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करते जाओ लेकिन वो चीज़ एंड होती ही नहीं, मतलब उसके आगे नंबर्स कितना भी करो वो चलती ही जाती है। तो जहाँ पर डेसिमल के बाद पॉइंट्स का एंड नहीं होता उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और अगला होता है रिकरिंग। रिकरिंग में क्या होता है, जहाँ पर जैसे आपने देखा ना 1.3333 या फिर 3.3333, जहाँ पर सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है वो होते हैं रिकरिंग। तो ये चीज़, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही रेशनल नंबर में होते हैं, क्योंकि p/q की फॉर्म में होगा तभी तो उसको डिवाइड करोगे ना। तो क्या होगा, ये आपका रेशनल नंबर होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। टू फाउंड द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट एट 100th प्लेस वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट डिजिट विद। बहुत ही ज़्यादा इजी, 4 6 7 8। 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट है, जल्दी बताओ। चलो 4 6 7 8। ये टेंस पे है, ये वंस पे है, ये टेंस पे है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है। 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 6 है। अब 6 को अगर हमें पता लगाना है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है तो उसको क्या करेंगे, 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। 100 प्लेस में जो डिजिट है उसको प्लेस वैल्यू पता लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। जो वंस पे है पता लगाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करो। जो टेंस पे है पता लगाने के लिए इंटू 10 करो। बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स, आपको बताना है कि जो ईडियम यानी कि अब जो मुहावरा आपको दिया है उसका सही मतलब क्या होगा। टू ब्लो वंस मनी, किसी के पैसों को उड़ा दो। ठीक है, पर सीधा सीधा मतलब ऑप्शन डी में दिख रहा है कि किसी के पैसों को बिना मतलब के वेस्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 150।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेजर सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट इन डिफरेंट कंट्री। ये चीज़ भी आपको मैथ पेडागोजी जब पढ़ाई जाएगी, जब पढ़ाया जाएगा, आपके किसी भी चीज़ को मेजर करने के दो मेजर सिस्टम होते हैं। सबसे मेन आपके दो सिस्टम है जिसके द्वारा आप मेजर करते हैं, यानी कि चीज़ों को मापते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होता है मैट्रिक और वो होता है ब्रिटिश, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, मैट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली, ये दोनों आपके मेन होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये देखो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है, तो मैं जब आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तभी एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रॉब्लम इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। जब आप बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं तो इनमें से कौन सी परेशानी देखने के लिए मिलती है? ठीक है, पहला है क्रूड असेसमेंट, यानी कि कच्चे मूल्यांकन। एक तरीके से मैथ्स में क्या है, बस आपका क्या होगा, पेपर पेन टेस्ट दे देंगे, बस उसके थ्रू ही असेसमेंट करते रहेंगे, ज़्यादातर कोई और नया तरीका देखने के लिए मिलता ही नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी मैथ्स की। अगला है लैक ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं होता। आप भी देखना, अगर अटेम्प्ट करोगे, अरे मैम सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मैथ लगता है, मैं मैथ्स नहीं होती, मैम मैथ्स नहीं होती, तो क्या है, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता। अगला है इनएडिक्वेट टीचर प्रिपरेशन, कई बार क्या होता है, टीचर भी ढंग से प्रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आंसर निकलेगा। वहाँ पर ये सिस्टम नहीं चलता कि आधा हो गया तो निकल गया फिर तुक्का, वहाँ पर ये सब नहीं चलता, आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो टीचर की अगर प्रिपरेशन नहीं है तो आपको ढंग से नहीं सिखा पाएगा। तो तीनों ही कॉन्सेप्ट वजह है जो आपके मैथ्स की टीचिंग लर्निंग पर फर्क डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 152, while teaching the concept of fraction students of 6th grade, जब आप बच्चों को, छठी क्लास के बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक टीचर ने एक्टिविटी करवाई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ पीस ऑफ पेपर लिए, किसी पेपर से सर्कल बना हुआ था, किसी से स्क्वायर, किसी से रेक्टेंगल, और एक थ्रेड लिया उन्होंने, ठीक है, और बच्चों को बोला कि इन शेप को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, अब बच्चों की मर्जी है, चाहे तो वो उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, चाहे अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो बताइए ये 5E जो लर्निंग मॉडल है उसमें से ये किसकी बात हो रही है? अब आपके ना मैथ्स में 5E लर्निंग मॉडल होते हैं जिसमें आपके 5E होते हैं, जिसमें से 4 यहाँ पर गिवन है। हम इन चारों को समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, बाकी डिटेल में जब क्लास होगी तो आपको बताया जाएगा। पहला है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन तो आपको पता है जहाँ पर हम मूल्यांकन करते हैं। अभी आप यहाँ पर तो एक्टिविटी कराने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्टिविटी कराना इवैल्यूएशन से रिलेट तो करेगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। इलैबोरेशन होता है जहाँ पर आप चीज़ों को और ज़्यादा तरीके से बढ़ा के एक्सप्लेन करें, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी नहीं चल रही। अगला है एक्सप्लेनेशन, ये जो इलैबोरेशन होता है इसी का आगे का पार्ट होता है, तो ये भी नहीं होगा। ये है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब जहाँ पर आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं और बच्चा साथ में मिलकर उस चीज़ को करे तो वो होता है एंगेजमेंट। और आपके क्वेश्चन में यही चीज़ गिवन है कि आपने अलग अलग शेप्स दी बच्चों को और बच्चों को बोला कि इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो, तो बच्चा क्या है, एक एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है, यानी कि बच्चा एंगेज हो रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एंगेजमेंट फेज। जो ये 5E आपका है, आपको ये क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया अलाइन विद द कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कोलबर्ग की स्टेज से एकदम रिलेट करेगा। ठीक है, पहला है स्ट्रक्चर्ड होल। अब आप देखिए जो कोलबर्ग थे उन्होंने बेसिकली कहीं ना कहीं पूरा स्ट्रक्चर दिया था कि इस तरीके से बच्चों की मोरल डेवलपमेंट होगी, तो ये ऑप्शन सही है। मैं आपको बिल्कुल एकदम कहते हैं ना देसी तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको रिलेट कर सके कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अगला है क्वालिटेटिव डिफरेंस। कोलबर्ग ने दिखाया था कि हर बार जैसे ही बच्चे की उम्र बढ़ती है उनके जो सोचने की, जो समझने की, मोरालिटी की वैल्यू है, उसकी क्वालिटी में अंतर आता जाता है, ये चीज़ भी करेक्ट है। अगला है इनवेरिएंट सीक्वेंस, मतलब कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो प्रॉपर तरीके से चलता है। पहले बच्चा स्टेज 1 में जाएगा, फिर स्टेज 2 में जाएगा, फिर स्टेज 3 में जाएगा। क्लियर है, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है इसके हिसाब से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 154, आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा सही वर्ड होगा। द साइंस ऑफ गवर्नमेंट, और साइंस ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है, ये चीज आप सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 155, द सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड अ स्केल, अ पेयर ऑफ डिवाइडर, पेयर ऑफ कंपास एंड अ पेयर ऑफ सेट स्क्वायर। आप सबने देखा है ज्योमेट्री का, आपने वो खरीदते थे हम ज्योमेट्री बॉक्स में, स्केल भी होता था, डिवाइडर भी होता था, कंपास भी होता था, स्क्वायर भी होते थे, ठीक है। इनमें से एक सेट स्क्वायर जो है वो 40 से 45 डिग्री का होता था, और जो दूसरा सेट स्क्वायर है वो 60 से 30 डिग्री का होता था। अगर याद ना हो तो एक बार ज्योमेट्री बॉक्स खरीदना अपना, जो बचपन में खरीदते थे वो यही डिग्री के होते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एरर इन इट, ठीक है। बेसिक आपका इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं। जो सेंटेंस है ही हैज हेल्प टू पॉपुलराइज कंटेम्प्रेरी डांस। अब आप देखिए ही हैज तो ठीक है, हेल्प टू ना सही नहीं बन रहा, इसमें हेल्प टू की जगह बनना चाहिए था हेल्प टू, हेल्प्ड टू। उन्होंने हमारी हेल्प करी ताकि कंटेम्प्रेरी डांस को हम पॉपुलर कर सके। तो कहाँ पर गड़बड़ है? गड़बड़ है सेकंड पार्ट में, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? इसकी जगह आना चाहिए था हेल्प्ड टू। नेक्स्ट देखते हैं 157, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द ब्रैकेट। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अ लॉट ऑफ वर्क डैश टू बी डन। आपको पता है हर ऑप्शन में आपको रिमेन दिख रहा है, यानी कि अभी बहुत सारा काम बचा है करने के लिए। अ लॉट ऑफ वर्क हैज रिमेन टू बी डन नहीं होगा। अब आप देखिए अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या है, कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट में चल रहा है, और प्रेजेंट में आपका क्या आएगा? यहाँ पर रिमेन्स आएगा। अगर आपने सीखा है तो आपने बेसिक ग्रामर के रूल्स भी सीखे होंगे, ठीक है। तो ये आपका रिमेन्स आएगा, यहाँ पर आंसर नंबर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 158, द कोलबर्ग ब्लैट मेथड ऑफ इंड्यूसिंग कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट एग्जाम्प्लीफाइज। संज्ञानात्मक संघर्ष को प्रेरित करने का कोलबर्ग का ब्लैंड तरीका डैश संतुलन मॉडल का उदाहरण है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ना एक चीज मिसिंग है, डैश के बाद इक्विलिब्रेशन मॉडल आएगा, ठीक है। अब आप देखिए इक्विलिब्रेशन के बारे में आपको किसने बताया था? इक्विलिब्रेशन के बारे में यानी कि इक्विलिब्रियम के बारे में हम पियाजे ने पढ़ाया था। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो सीधा सीधा वर्ड टू वर्ड रिलेट करना, बाकी सेंटेंस में घुसो ही मत। इक्विलिब्रेशन से रिलेट करता है ये, और इक्विलिब्रेशन के बारे में किसने पढ़ाया था? हमको पढ़ाया था इसको जीन पियाजे ने। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a dimension of assessment in mathematical learning? इनमें से किससे आप मैथ्स में असेसमेंट नहीं करते हैं? पहला है कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन तो होगा, कई बार आप ओरली पूछते हैं या फिर आप रिटर्न करके पूछते हैं। ये सब क्या है? कम्युनिकेट करने का ही तरीका है। चाहे आप रिटर्न टेस्ट ले रहे हैं, चाहे आप ओरली बच्चों से फॉर्मूला सुन रहे हैं, ये सब कम्युनिकेशन है। तो यानी कि इससे असेसमेंट होता है। अगला है पैटर्न एंड प्रोसीजर। अब आप बताइए किसी पैटर्न के थ्रू आप किस तरीके से बच्चे का असेसमेंट करेंगे? पैटर्न के थ्रू बच्चों के असेसमेंट नहीं होते हैं। ये चीज़ भी आपके मैथ्स पेडागोजी में आती है, और ये चीज़ आपको मैथ्स पेडागोजी के क्लास में ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस। सिंपल है, आपको बताना है कि आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है कि वो कौन है जो कार को ड्राइव करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं शॉफियर। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके पार्ट ए के इंग्लिश से रिलेट करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 161, विच क्राइटेरिया डजंट फॉल अंडर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। इनमें से कौन सी एक चीज़ है जो कि मनोवैज्ञानिक के अंदर नहीं आती है? देखिए मोटिवेशन आता है, ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस आता है, इलस्ट्रेशन आता है। आपका सिर्फ और सिर्फ लेवल एक ऐसा है जो कि आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में जो 2-4 ऐसे हैं जो मैं आपको क्लासेस में ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि लंबे कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अभी स्पेसिफिकली यहाँ पर इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 162, Which of the following is not an idea for creative expression in EVS? EVS में आप जब भी कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा उसका एग्जाम्पल नहीं होगा?
देखिए ड्रामा कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव होगा, उसमें क्रिएटिविटी के थ्रू अलग अलग चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं कि क्या महत्व है हमारे एनवायरनमेंट में पेड़ों का। ठीक है, फोटोग्राफी के थ्रू आप अलग अलग एरियाज में जाइए। आप एक ऐसे एरिया की फ़ोटो लीजिए जहाँ पे बहुत अच्छे पेड़ हैं, आप एक ऐसे एरिया की फ़ोटो लीजिए जहाँ पे पेड़ कटे हुए हैं, तो आप क्रिएटिवली दिखा पाएंगे कि पेड़ों का क्या महत्व है। अगला है पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग के थ्रू भी आप क्रिएटिवली दिखा सकते हैं, अलग अलग क्रिएटिव पोस्टर बना के कि पेड़ों का क्या है महत्व है। तो ये तीनों ही चीज़ है जिसके हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन हमें बताना है नॉट एन आइडिया। बचा पेपर मैश आपने बचपन में एक्टिविटी करी होगी, पेपर को पूरा घोल के उससे आप नया अखबार बना देते थे। अब देखिए ये तीन आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन से रिलेट करते हैं, लेकिन जो पेपर मैश है उसमें आप कुछ भी क्रिएटिव तरीके से नहीं कर रहे हैं, ये सेम प्रोसीजर है, सब लोग करते रहते हैं, सेम तरीके से चलता है ये सब। तो पेपर मैश इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, encourage people to focus on the topic comes under which stage of productive computer session। कंप्यूटर सेशन में आपके 4 स्टेजेस होती हैं, आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा किसी भी टॉपिक के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, 4 स्टेजेस हैं, थोड़े से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आइडिया हो जाएगा। पहली स्टेज होती है जहां पर आप बस बच्चों को ब्रीफ करते हैं कि किस किस तरीके से आप किस किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर में कोई भी लर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं, सिंपली बच्चों का जो फोकस है वो किसी टॉपिक के ऊपर डालते हैं कि किस तरीके से आप किन स्किल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें अपना आंसर मिल गया, क्योंकि हम आंसर में यही ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पर बच्चों को किसी भी टॉपिक पर फोकस करने की बात करी होती है। तो आंसर क्या है आपका, स्टेज 1 है। ठीक है, स्टेज 2 में होता है जब सेशन आपका कंप्यूटर का स्टार्ट हो चुका है, तो आप बच्चों को बता रहे हैं कि देखिए ये इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से यूज होता है। स्टेज 3 है जहाँ पर बच्चा खुद इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है। एंड स्टेज 4 है जब बच्चे को सारी चीज़ें आ गई हैं तो वो बाहर जाके अलग अलग सिचुएशन में भी उन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकता है। ये आपको मैंने बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए, बाकी एक्सप्लेन पूरा आपको डिटेल में क्या जाएगा क्लास के अंदर। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा स्टेज 1, जहाँ पर बस बच्चे को थोड़ा सा ब्रीफिंग दी जाती है ताकि बच्चा टॉपिक के ऊपर फोकस कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 164 which could not be possible reason for things to be wrong in a classroom। इनमें से कौन सा एक सही कारण नहीं है जिसकी वजह से क्लास में चीज़ें गलत हो सकती हैं। पहला है एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। देखिए अगर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होगा तो उसकी वजह से क्लास में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतियां होंगी ही होंगी। अगला है क्लास में अगर कंट्रोल नहीं है तो भी क्लास में गलतियां होंगी ही होंगी। अगला है कि एक बच्चा स्कूल नहीं आया, अब बच्चा कोई स्कूल आया है या नहीं आया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिसकी वजह से क्लास में कोई गलती होगी या फिर नहीं होगी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डिस्टर्बेंस होना, क्लास का कंट्रोल में ना होना या फिर जो एक्टिविटी है वो ढंग से नहीं हो रही, इनकी वजह से तो कमियां हो सकती हैं, लेकिन कोई बच्चा स्कूल आया है या नहीं आया उसका इन चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेज 3। पहला है कि जहाँ पर देखे कि क्या हुआ और क्यों हुआ, दूसरा है कंपेयर करे, सी है फोकस करे और डी है कंप्लीट करे। अब अभी देखिए हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया है जहाँ पर पूछा गया था कि वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर बच्चे को फोकस करना सिखाया जाता है। हमने क्या पढ़ा था, ये स्टेज 1 से रिलेट करता है। और यहाँ पर आपको पूछा है कि ऐसी कौन सी स्टेज है, जो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि स्टेज 3 से रिलेट नहीं करता है। तो सीधा सीधा हमें पता है जो सी ऑप्शन है वो स्टेज 1 से रिलेट करता है, तो स्टेज 3 में तो आएगा ही नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग EVS। EVS को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं आपके। पहला है कि बच्चों के अंदर जागरूकता, अवेयरनेस डेवलप करें एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चों को एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है ताकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इशू हैं उससे रिलेटेड उनके अंदर जागरूकता को पैदा किया जा सके।
ठीक है। अगला है टू ट्रेन द चाइल्ड टू लोकेट एंड कॉम्प्रिहेंड रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल, सोशल एंड एनवायरनमेंट। ये भी बात बिल्कुल सही है, बच्चे को सिखाया जाता है कि किस तरीके से नेचर को, सोसाइटी को और एनवायरनमेंट को आप रिलेट कर सकते हैं। करेक्ट है बिल्कुल। अगला है टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू नेचुरल एनवायरनमेंट। जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सके। ये भी है क्यों कि हम बच्चों को ड्रामा कराते हैं, प्लेस कराते हैं अलग अलग, ताकि बच्चों के एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ सके। ऐसा ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। तो ये तीनों ही ऑप्शन हैं जो कि इस आंसर से रिलेट करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल डिक्लेरेशन और एग्रीमेंट दैट लिंक चिल्ड्रन एंड एनवायरनमेंट। आपको यहाँ पर 4 चीज़ें दी हैं, 4 आपको बताएं, उनमें से बताना है कौन सा इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय घोषणा नहीं है जहाँ पर बच्चों और एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। ये देखिए, ये बेसिकली आपका जीके से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन ए है बच्चों G8 आपने सुना होगा, पहले G7 होता था जिसमें 7 कंट्री आपस में मिलकर काम करती थी, अब G8 हो गई है। G8 में क्या है, आपस में डिस्कस करते हैं अलग अलग कंट्रियाँ कि क्या चीज़ें मतलब एनवायरनमेंट पे हानि हो रही है नहीं हो रही है। इसमें यहाँ पर किसी भी तरीके से चिल्ड्रन को रिलेट नहीं किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 168, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन बी वॉटसन। वॉटसन के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था कि वॉटसन ने बोला था, लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बोला था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए और मैं उसको जो चाहे बना सकता हूँ। ठीक है, अब आप बताइए कौन सा इनमें वॉटसन से रिलेट करता है। पहला है एनवायरमेंटलिज्म यानी कि पर्यावरणवाद। अब वॉटसन ने क्या बोला था कि किसी भी बच्चे को आप किसी भी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, फर्क पड़ता है कि उसका वातावरण किस प्रकार का दे रहे हैं। अगर आप किसी बच्चे को वातावरण देंगे जहाँ पर उसकी लर्निंग नहीं होती तो वो नहीं सीखेगा, जहाँ पर उसे ऐसा वातावरण मिल रहा है, उसे सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं, तो वो कुछ भी बन सकता है। तो यानी कि वो एनवायरनमेंट के बारे में बात करते थे। अगला है स्टडी ऑफ इमोशन, वो इमोशन के बारे में भी बात करते थे क्योंकि लिटिल एल्बर्ट में उन्होंने फियर वाला एक्सपेरिमेंट किया था। फियर क्या है, इमोशन से रिलेट करता है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा देसी तरीके से कह सकते हैं ना, आपको रिलेट करके बता दिया कि जॉन बी वॉटसन इन तीनों से लिंक करते थे, तो आपका यहाँ पर तीनों ही आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 169, विच इज़ द करेक्ट वे टू डिफाइन व्हाट स्टोरी टेलिंग इज। आपको बताना है कि स्टोरी टेलिंग का सही तरीका क्या है। पहला, सबको स्टोरी सुनाओ, सबको सुनाओ। ठीक है, चाहे कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। अब बताओ, जो लोग स्टोरी सुन ही नहीं रहे उन्हें स्टोरी सुनाने का क्या मतलब, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, स्टोरी उन्हें सुनाओ जो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब जो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। अगला है, इट इज़ टेलिंग अ स्टोरी इन ऑर्डर टू शो हाउ नॉलेजेबल द टीचर इज़। आप स्टोरी इसलिए सुनाओ ताकि बच्चों को पता चले कि भैया टीचर को कितनी नॉलेज है। टीचर को कितनी नॉलेज है, इसलिए स्टोरी नहीं सुनाई जाती। स्टोरी सुनाई जाती ताकि बच्चा कुछ सीखे, ये गलत हो गया। अगला है, स्टोरी उन्हें सुनाओ जो सुनने के लिए इच्छुक हो। सुनने के लिए इच्छुक हो यानी जो सीखने के लिए इच्छुक हो। जो सीखने के लिए इच्छुक नहीं है उन्हें आप सुना के फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन प्लानिंग टीचिंग लर्निंग इन ईवीएस। आपको बताना है कि जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से ईवीएस के लिए जब लेसन प्लान करेंगे तो वो स्टेप में नहीं आएगा। ठीक है, अब आप चाहे ईवीएस के लेसन प्लान की बात करें या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान की बात करें, चीज़ सेम होती है, बस नाम आपको डिफ्रेंशिएट थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला है रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लेसन प्लान, कि आप अपने लेसन प्लान के बारे में सोचेंगे कि ये सही है या नहीं है। देखिए, ये चीज़ डेफिनेटली आप करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, आपको बताना है जो नहीं है। ठीक है, आप
पहला ऑप्शन है कि आप सोचेंगे, अपने लेसन प्लान के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे कि आपने जो चीज़ बनाई क्या वो चीज़ सही है या नहीं है। अब जैसे मैं भी जब आपके लिए क्लास प्लान करती हूँ तो एक बार मैं क्लास पूरी एक बार देखती हूँ कि क्या वो चीज़ सही बनी है, क्या उसमें कोई पॉइंट मिस तो नहीं रह गया, यानी कि आप अपने लेसन प्लान पर रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, यानी ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, प्लान टू चेक फॉर द लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आप पहले से ही लेसन प्लान में ये प्लानिंग भी कर लेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा है, उसको किस तरीके से चेक करना है। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, किस तरीके से आपको बच्चे का असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन करना है, हर एक चीज़ आप पहले से ही लेसन प्लान के थ्रू प्लान कर लेते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, क्रिएटिंग अ रियलिस्टिक टाइमलाइन, यानी कि आप एक ऐसी सिचुएशन अपनी क्लास में बनाएंगे जो रियल से रिलेट करती हो। ये भी आप लेसन प्लानिंग में ही करते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही सोच के रखना है कि आपको क्या चीज़ करनी है। ये भी गलत हो गया। एंड ऑप्शन नंबर डी कि आप असेसमेंट के रिजल्ट बनाएंगे। अब देखिए लेसन प्लानिंग में तो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जब आपने जाके वास्तविक में पढ़ाया ही नहीं तो आप पहले से ही कैसे रिजल्ट बना लेंगे, रिजल्ट तो आप पहले नहीं बना सकते। तो जिस आंसर को हम ढूंढ रहे हैं वो है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 171, one of the key areas that must be incorporated in teacher education program। जब भी जो हमारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि DLED आप करते हैं, JBT करते हैं, BEd करते हैं, तो इनके अंदर क्या चीज़ शामिल होनी ही चाहिए। पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ लर्निंग, कि किस तरीके से समाज में, मतलब समाज शास्त्र एक तरीके से सीखना लर्निंग का। दूसरा है कि उनको जो करंट, मतलब कि फिलहाल जो लैंग्वेज का प्रोसेस, जो लिटरेरी मतलब जो भी फिलहाल भाषा का क्रम चल रहा है, उन सभी की नॉलेज उन टीचर्स को होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने एजुकेशन सिस्टम में वो डालें। वह देखिए जो सोशियोलॉजी है लर्निंग की, वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती है, लेकिन क्या लैंग्वेज का प्रोसेस इस टाइम पर चल रहा है या फिर जो लिटरेरी एक्विजिशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनली सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, हाउ इज कीपिंग इंडिविजुअल प्रोफाइल यूजफुल। जब आप बच्चों का अलग अलग रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे कि आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, तो इनका क्या फ़ायदा है। पहला कि आप ये जो आपने रिकॉर्ड बनाए हैं, इनके बेसिस पर आप उनकी कंप्लेन यानी कि शिकायत कर सकते हैं। आप कभी भी किसी चीज़ का रिकॉर्ड बच्चे की शिकायत करने के लिए नहीं करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इससे आपने जो भी फॉर्मली यानी जो भी आपने बच्चों के टेस्ट लिए हैं प्लस इनफॉर्मल असेसमेंट, जैसे उन्होंने कोई अच्छी ड्राइंग बनाई या कोई अच्छा असाइनमेंट बनाया जो उनके उसका पार्ट नहीं था, या फिर कोई करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ों को एक साथ जोड़ देता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो आपके पोर्टफोलियो होते हैं एक तरीके से, उनमें हर एक चीज़ आपकी इंक्लूडेड होती है, चाहे वो बच्चे के स्कोर कार्ड हो, बच्चे के सर्टिफिकेट हो, बच्चे ने जो भी पूरे साल में अच्छे काम करे। इससे क्या है, उनका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। तो आंसर यहाँ पर आपका हुआ कि ओनली सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 173, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग एट वर्ड लेवल। वर्ड लेवल पर जब आप लिखते हैं उसका क्या मतलब है। अब वर्ड लेवल मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि वर्ड लेवल पर लिखते टाइम आपको ग्रामर का ध्यान रखना है। अब देखिए कौन से पॉइंट में आपको ग्रामर रिलेटेड चीज़ दिख रही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, ग्रामर नहीं है। ऑप्शन सी में प्लानिंग ड्राफ्टिंग है, ग्रामर नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर डी में मेटाकॉग्निटिव है, ग्रामर नहीं है। लेकिन जो आपके ऑप्शन नंबर ए है उसमें वोकैबुलरी है और स्पेलिंग है, और ये सब आपका ग्रामर का पार्ट होती है, यानी कि व्याकरण का पार्ट होती है। और वर्ड लेवल पे आपके ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें ही आती हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इनवाइटिंग विजिटर टू क्लासरूम एसोसिएटेड विद। जब आप बाहर से किसी लोगों को बुलाए अपनी कक्षा में चीज़ें दिखाने के लिए, जैसे कि आप ये देखिए स्कूल्स में आपने देखा होगा CBSE की तरफ से इंस्पेक्शन के लिए लोग आते हैं। तो जब ऐसे लोग आते हैं तो इसका क्या मतलब बनता है। ठीक है, ये किससे रिलेट करता है। पहला एक्सप्लेन करने से, रिसर्च करने से, डिस्कस करने से, या फिर ऐसा ऑथेंटिक सिचुएशन बनाने से, मतलब पता चले असलियत में हो क्या रहा है।
अब देखिए सीबीएसई वाले आए ना तो वो एक्सप्लेन करने आएंगे, ना वो रिसर्च करने आएंगे, ना वो डिस्कस करने आएंगे। वो आप इसलिए करते हैं ताकि एक ऑथेंटिक सिचुएशन बने। अगर फ्यूचर में कभी कोई आता है तो किस तरीके से हमें काम करना है। जैसे कि सपोज आपने बुलाया है सबके पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स के सामने आप एकदम सारी चीज़ें प्रॉपर से करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक ऑथेंटिक प्रामाणिक स्थिति का आपको जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अगर वाकई में कभी कोई बाहर से आता है विजिटर तो हमें किस तरीके से चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आंसर नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 175, सीक्वेंसिंग वुड फॉल अंडर विच रीडिंग एक्टिविटी। जब आप चीज़ों को सीक्वेंस में लगाते हैं, ठीक है, नंबर में क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो ये किससे रिलेट करेगा, ठीक है। पहला है ऑप्शन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन नंबर बी है प्रैक्टिसिंग रीडिंग न्यू वर्ड्स, ऑप्शन सी है लिसनिंग एंड रीडिंग, एंड ऑप्शन डी है रीडिंग टू रिकंस्ट्रक्ट टेक्स्ट। जब आप देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रैक्टिसिंग न्यू वर्ड्स नहीं हो सकता। बच्चों को जो कंफ्यूजन हुई होगी यहाँ पर वो सी और डी ऑप्शन में हुई होगी, क्योंकि सीक्वेंसिंग में वो क्या चीज़ सोचेंगे कि जैसे हम इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं, हमको 4 दे देते हैं ए बी सी डी, हमको क्या करना होता था, इसको सीक्वेंस में लगाना होता था ताकि एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। तो उस हिसाब से बच्चा जो है डी ऑप्शन को टिक कर देगा कि जो टेक्स्ट है उसको हम पढ़ेंगे ताकि हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। लेकिन सीक्वेंसिंग का मतलब ये नहीं होता है। सीक्वेंसिंग का मतलब है, सपोज मैंने आपको एक पोएम पढ़ाई, फिर आपने उस पोएम को सुना और सुनने के बाद आप कितना उस पोएम को बिल्कुल उसी सीक्वेंस में मुझे सुना सकते हैं। या फिर आपने कोई पोएम पढ़ी, पढ़ने के बाद आप कितने अच्छे तरीके से उसी सीक्वेंस में उस पोएम को लिख सकते हैं या सुना सकते हैं, इसे हम बोलते हैं सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग जो है वो आपकी लिसनिंग और रीडिंग से रिलेट करता है। मतलब आपने जो चीज़ सुनी या फिर पढ़ी, उसके बाद में आप कितने अच्छे तरीके से उसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं, उसे बोलते हैं हम सीक्वेंसिंग। तो आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 176, in which of the following listening activity a teacher tell the story and the pupils and the teacher do the action। वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक कोई बोलता है और बाकी उसकी एक्टिंग करते हैं। तो आपने देखा होगा जो चार्ली चैपलिन थे, पीछे से अगर कुछ मतलब कि एक्शंस करते रहते थे बेसिकली, तो उसको हम क्या बोलते थे, माइमिंग बोलते थे। ये एक डांस फॉर्म भी है जिसमें पीछे से गाना बजता रहता है और जो आर्टिस्ट होता है वो एक्सप्रेशन देता है और सिर्फ हैंड से मूवमेंट करता है, वो मुंह से कुछ नहीं बोलता। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी माइम स्टोरीज आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल कोई रहा है और यहाँ पर एक्शन कोई और करता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 177, व्हाट आर दोज टेक्स दैट लिसनर कंप्लीट व्हाइल लिसनिंग। या वे कौन से कार्य हैं जिन्हें श्रोता सुनते हुए पूरा करता है। जब आप सुन रहे हैं तो आप क्या चीज़ करेंगे, लिसन एंड गेस करेंगे, लिसन एंड मगअप करेंगे। तो आप देखिए लिसन एंड गेस का मतलब होता है जब आपने कोई चीज़ सुनी तो आप उसको समझते हैं, और लिसन एंड मगअप का होता है आप कोई चीज़ रट लेते हैं। तो जब आप कोई लिसन करते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मेरी बातें सुन रहे हो, आप उसको दिमाग में फिट करोगे, उसे समझोगे, फिर आगे क्या होगा उसको गेस करोगे, ना कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज कर लेंगे। मगअप का मतलब होता है मेमोराइज करना। आप मगअप नहीं करते हैं, आप लिसन एंड गेस करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 178, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल शुड टीचर प्ले। एक टीचर को कैसा रोल प्ले करना चाहिए, इंटरैक्टिव रोल या फिर पर्सपेक्टिव रोल। इंटरैक्टिव रोल होता है जहाँ पर टीचर साथ में जाके इंटरैक्ट करे। तो एक टीचर का हमेशा ऐसा ही रोल होना चाहिए जहाँ पर वो बच्चों के साथ इंटरैक्शन करे, संवाद करे, क्योंकि उससे क्या है बच्चों के साथ उसका रिलेशन ज़्यादा बेहतर बनता है। यहाँ पर ओनली सेकंड नहीं बच्चों, ओनली फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्रिएटिंग फॉर्म व्हाइल लर्निंग ईवीएस। जब आप ईवीएस सीख रहे हैं तो आप उसमें क्रिएटिंग यानी कि कुछ क्रिएट करने से रिलेटेड किस चीज़ को जोड़ेंगे। आपने कुछ कोलाज बनाया, आपने सॉन्ग बनाया, आपने पोएम बनाई, आपने बैनर बनाया,
अब आप देखिए हर एक चीज़ क्रिएटिविटी से रिलेट करती है। आपने डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड एक कोलाज बनाया, आपने डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए एक सॉन्ग बनाया, आपने डिफॉरेस्टेशन के ऊपर एक कविता बनाई, आपने डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए एक बैनर बनाया। तो कहीं ना कहीं चारों भी कुछ ना कुछ क्रिएट करने से रिलेट करते हैं ईवीएस को सीखते समय। तो आपका चारों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेंट मॉडल रिलेटेड। अब आप देखिए आपको ऑपरेंट से क्या याद आया, आपने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसको हम बोलते थे ऑपरेंट थ्योरी, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब जो ऑपरेंट वाली थ्योरी थी वो किसने दी थी, वो दी थी स्किनर साहब ने। तो इजीली हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एफ स्किनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following is are the example of inductive reference in teaching of science? Inductive reference क्या होता है? आपको दो प्रकार के पढ़ाए गए थे, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव में होता है जब आप स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, और डिडक्टिव में होता है जब जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। ये चीज़ आपको कई बार पढ़ाई चुकी है। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्लास में जाके दोबारा देख सकते हैं, क्लासेस में कई बार ये चीज़ें बताई गई हैं आपको। ठीक है, अब आपको बताना है जो इंडक्टिव है। इंडक्टिव यानी पहले आप थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लेंगे और जब सब एग्जाम्पल से सेम बात निकलेगी, यानी कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिए और सब एग्जाम्पल से सेम बात निकली तो आप उसको जनरल बना देंगे, यानी एक रूल बना देंगे। तो इन तीनों में से कौन सा इंडक्टिव से रिलेट करता है? पहला ऑप्शन है व्हेन वी ड्रॉप अ डायरी इट फॉल्स डाउन। जब हमने एक डायरी गिराई तो वो नीचे गिर गई, ये क्या हुआ? ये ग्रेविटेशन हुआ। वाटर फ्लोज डाउन द स्लोप, ऊपर से ऊंचाई से झरने पे से पानी नीचे गिरता है, ये भी ग्रेविटेशन का एग्जांपल है, सेम है ये भी। अ फ्लावर फ्रॉम अ प्लांट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, जब एक फ्लावर प्लांट से गिरता है तो वो भी धरती पर आके गिरता है। तो आप देखिए ये तीनों अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन तीनों एक जनरल रूल यानी कि ग्रेविटेशन की तरफ इशारा कर रही हैं, यानी कि यहाँ पर ये तीनों ही इंडक्टिव से रिलेट करती हैं। स्पेसिफिक टू जनरल यहाँ पर हम जा रहे हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही आपके ये सही है। क्लियर है? इंडक्टिव डिडक्टिव मैं अपनी क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 182, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है कि दो एंगल सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक जब होते हैं जब वो 90 डिग्री बनाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक जब होते हैं जब वो 180 डिग्री बनाते हैं। अगर आपने मैथ्स तैयार किया है अपना पार्ट ए के लिए तो इजीली आप आंसर कर पाएंगे। ये दोनों ही गलत है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री बनता है और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री बनता है। और यहाँ पर आपको उल्टा दिया है, यहाँ पर बोला है सप्लीमेंट्री में 90 बनेगा और कॉम्प्लीमेंट्री में 180 बनेगा, यानी कि दोनों ही यहाँ पर गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा नीदर 1 and 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement does not describe the nature of science? इनमें से कौन सा साइंस के बारे में गलत है? पहला, साइंस एक ऐसी बॉडी है जिसमें आपको नॉलेज भी मिलती है प्लस प्रोसेस प्रक्रिया भी होती है। साइंस में आपको ये भी पता चलेगा कि लाइट हमें कहाँ से मिली, हमें मिली सूरज से, नॉलेज मिली, और किस प्रोसेस से मिली ये भी आपको साइंस से पता चलेगा। ठीक है, यानी ये बात सही है, हमें बताना है जो साइंस के बारे में गलत है। अगला है साइंस इज अ कम्युनिटी एंटरप्राइज। साइंस से हमें कम्युनिटी के बारे में भी पता चलता है, साइंस से हमें ग्लोबल के बारे में भी पता चलता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए, सीधा सीधा बाकी ऑप्शन हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि साइंस बोरिंग नहीं होती, साइंस बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं। हाउ कैन वी मेक स्टूडेंट अवेयर अबाउट द नीड टू सेव इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सीखें कि आपको बिजली को बचाना चाहिए तो आप क्या करेंगे? पहला, आप बच्चों को बताएंगे कि जब भी बिजली यूज़ में ना हो उसे बंद कर दे। बिल्कुल करेक्ट है, हमारे घर पर भी हमें यही सिखाया जाता है। अगला है पोस्टर, स्लोगन, मैगजीन, कैंपेन सब आप ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि बिजली के महत्व को बता सके। ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। इन दोनों के थ्रू आप बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोल प्ले? रोल प्ले यानी कि जब आप ड्रामा जो करते हैं जहां पर किसी का किरदार निभाया जाता है उसका क्या महत्व है? पहला है इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाए। रोल प्ले से क्या सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, बहुत उससे ज्यादा मतलब है रोल प्ले का। अगला है क्वेश्चन आंसर हो। अरे रोल प्ले के थ्रू क्वेश्चन आंसर थोड़ी ना होगा। नेक्स्ट है बच्चों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो एक स्टोरी को प्रेजेंट कर सके अलग तरीके से। ये बिल्कुल सही है। रोल प्ले के थ्रू बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टोरीज को अलग अलग तरीके से जो है वो दिखा सके, ठीक है, एक भाषा का उपयोग करके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो ऑप्शन डी में बोला कीवर्ड यानी कि कुछ उन्हें वर्ड्स की नॉलेज हो जाए, रोल प्ले में ये भी नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पार्ट का मैथ्स जैसा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ x is 50% more than b, then b is how much % less than x? अगर आपका जो x है, ठीक है, वो 50% ज़्यादा है b से, तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया x अपॉन b और ये हो गया आपका 150 अपॉन 100। तो ये क्या हो गया 5 3 जा a और ये 3/2 आ गया। आपको बताना है b कितना कम है x से, तो b x से 1 कम है, ठीक है। आपको x से कितना कम है तो आपको 3 नीचे रखना है और करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 33.33। बेसिक आपका मैथ्स का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 187, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ ज्योग्राफी? कौन सा ज्योग्राफी से रिलेट नहीं करता? पहला नॉन ह्यूमन ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी। सीधा सीधा आंसर बता देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाने वाला है। तो जब आपको एसएसटी की पेडागोजी पढ़ाई जाएगी तब आपको डिटेल में चीज़ बताई जाएगी। आंसर है आपका नॉन ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 188, which of the following assessment a teacher can give to the student so that they can better understand the concept of magnet? आप यहाँ पर असेसमेंट नहीं बच्चों, असाइनमेंट होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को मैग्नेट यानी जो चुंबक है उसके बारे में चीज़ें अच्छे से समझ आए तो बच्चों को आप कौन सा असाइनमेंट दे सकते हैं? पहला असाइनमेंट है कि आप बच्चों को बोलो कि अलग अलग प्रकार के आप मैग्नेट ढूंढ के लाओ, अलग अलग शेप के, साइज के, जैसे कि कोई लाउड स्पीकर में, कोई टीवी में, टेलीफोन में लगा होता है। देखिए ये क्लियर है, यहाँ से बच्चों को मैग्नेट के बारे में बहुत नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उसमें मैग्नेट काम करता है, ठीक है। अगला है मैग्नेटिक थेरेपी, यानी कि मैग्नेट का क्या यूज होता है अलग अलग ट्रीटमेंट में, इससे भी बच्चों को मैग्नेट के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What can social science do to strengthen national integration? सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के थ्रू आप किस तरीके से आपके राष्ट्रीय एकीकरण यानी नेशनल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप यूनिटी कर सकते हैं? पहला है सोशल साइंस के थ्रू आप लीडर्स को सेंसिटाइज कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से उनको थोड़ी इम्पोर्टेंस दिखा सकते हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी का इम्पोर्टेंस है नेशनल यूनिटी के लिए। अगला है सोशल साइंस से सिंबल्स के बारे में पता चलता है क्या नेशनल आइडेंटिटी है, क्या यूनिटी है। और नेक्स्ट है सोशल साइंस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। अब आप देखिए नेशनल इंटीग्रेशन से यहाँ पर आपको यूनिटी वर्ड दिख रहा है, यहाँ पर यूनिटी वर्ड दिख रहा है, की वर्ड से रिलेट करके आंसर करना। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब यूनिटी, ये फर्स्ट ऑप्शन में भी यूनिटी है, सेकंड में भी यूनिटी है, लेकिन थर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर सीधा फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड एंड रूल लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें डीप घुसने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि डीप बहुत घुसोगे तो इसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सिंपल कीवर्ड से रिलेट करके हमने ये आंसर सॉल्व कर लिया है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आपका सही आंसर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 190, जेंडर हैज़ बिन प्राइमरली व्यूड एज, जेंडर को कैसे देखा जाता है? पहला सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स और वुमेन, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स और वुमेन थोड़ी होते हैं जेंडर में, जेंडर में मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, बॉय होता है और गर्ल होता है, ठीक है, ये नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स वुमेन। अगला है ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसको अलग सिचुएशन से आप रिलेट नहीं कर सकते, ठीक, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यहाँ पर जेंडर में बात होती है कि किस तरीके से इक्वल फैसिलिटी दी जाए। जेंडर में यही बात होती है कि औरतों को भी समान अधिकार होना चाहिए आदमियों के जितना। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका दोनों ही यहाँ पर सही आंसर होंगे।
ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following are the approaches adopted by social scientists in understanding political science? ठीक है, ये यहाँ पर सेंटेंस रिपीट हो गया। ठीक है, इनमें से कौन सा अप्रोच कोई भी जो सोशल रिलेटेड जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, सोशल साइंस को समझने के लिए, जो पॉलिटी होती है उसको समझने के लिए इस्तेमाल करेगा? पहला है बिहेवियरल, दूसरा है लीगल, तीसरा है फिलोसफिकल, चौथा है एलिमेंट्री। अब आप ध्यान से देखो, आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स में क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशन होते हैं, लीगल चीज़ें होती हैं। वर्ड टू वर्ड रिलेट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। क्लियर है? चलिए, ये सब चीज़ें आपको पेडागोजी के टाइम पे पढ़ाई जाएंगी, तो अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 192, दोज रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर हैव नो फैक्टर अदर देन 2 and 5। अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, परिमेय संख्या है, जिसके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आया है वो 2 या 5 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता, फैक्टर का मतलब यही होता है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? आप नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे या टर्मिनेटिंग बोलेंगे? ये आपको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी इसी क्लास में कि नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते, चलते ही रहते हैं, और टर्मिनेटिंग होते हैं जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। आप ये चीज़ याद रखना, जब भी आपके डिनोमिनेटर में ऐसी कोई संख्या होगी जो 2 या 5 से डिवाइड होती है, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म होती ही होती है, और जो ख़त्म हो जाता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर इज इक्वल टू, 100 मीटर किसके बराबर होता है? ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो इजी होगा आपके लिए। 100 मीटर होता है इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, इसमें समझाने वाला से कुछ नहीं था। 194, विच 2 एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटी रिलेटिंग टू कंडक्टिंग अ सर्वे। जब आप सर्वे करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप लिसनिंग स्पीकिंग करेंगे, राइटिंग स्पीकिंग करेंगे, लिसनिंग चैंटिंग करेंगे, लिसनिंग राइटिंग करेंगे। अब देखिए, आप सर्वे के लिए गए कि किस कॉलोनी में कितने लोगों ने इंजेक्शन लगा लिया, तो आप घर घर जाएंगे, आप पूछेंगे जाकर कि क्या आपके घर में इंजेक्शन लग चुका है? तो क्या हुआ? आपने स्पीक करा, आपने बोला, और जो दूसरा पर्सन है वो आपकी बात सुनकर आपको जवाब देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? कौन सी 2 एक्टिविटीज़ हुई? लिसनिंग हुई और स्पीकिंग हुई। राइटिंग बाद में आएगी। आप थोड़ी ना राइटिंग में जो लिखा है वो दिखा दोगे बस कि भाई मैंने जो लिख लिया वो पढ़ लो, ऐसा नहीं होगा ना। आप बोलोगे, वो सुनेंगे, फिर वो बोलोगे, फिर वो बोलेंगे। तो 2 एक्टिविटी हुई, क्या हुई? लिसनिंग और स्पीकिंग हुई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 195, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज आर करेक्ट अबाउट लाइट। लाइट के हिसाब से क्या चीज़ सही है? यानी कि आपने साइंस में पढ़ा है, ये साइंस से रिलेटेड है आपका, आपने पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पेडागोजी से भी रिलेटेड है। पहला कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा अपने हायर सेकेंडरी में, ये बात बिल्कुल सही है। लाइट को जब रिफ्लेक्ट हो तो वो कलरफुल पैटर्न देती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, जैसे कि आपका रेनबो होता है। अगला है ये लाइट जो है शैडो बनाती है, एक्लिप्स बनाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, अंधेरे में शैडो बनाती है। तो तीनों ही बातें लाइट से आपकी एकदम सही रिलेट करती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आर्कोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक। पुरातात्विक वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर कोई मॉन्यूमेंट या फिर आपको कोई ठोस चीज़ मिले, वो आर्कियोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए में आपको कॉइन्स गिवन है। कॉइन्स एक ठोस चीज़ है, ये आपके आर्कियोलॉजी में आएगी, और जो आपके बिल्डिंग से रिलेटेड जो आपको चीज़ें मिली ये भी आपके आर्कियोलॉजी में आएगी। लेकिन जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर आपका आर्कियोलॉजी में नहीं आता। ये चीज़ आपको दबी हुई नहीं मिली है ज़मीन के नीचे से, तो आपका कॉइन्स और जो बिल्डिंग है ये आपको कहीं ना कहीं दबा हुआ मिलता है, ठोस चीज़ें हैं। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज has been adopted to focus on the equality as a goal। इनमें से कौन सी रणनीति अपनाई गई बोलने के लिए कि जो इक्वालिटी है वो हमारा गोल है, यानी कि हमें एक समान करना है, इससे रिलेटेड क्या चीज़ है? पहला, न्यूट्रलाइजिंग टेक्स्ट ऑफ एनी जेंडर रेफरेंस, यानी कि किसी भी
लैंगिक संदर्भ के ग्रंथों का तटस्थ करें, और दूसरा है सेंसिटिव पोर्ट्रेल करें। अब आप देखिए, आपको जो टेक्स्ट है उनको न्यूट्रलाइज भी करना है, प्लस आपको जेंडर के लिए सेंसिटिव भी रहना है। आपको जेंडर सेंसिटिविटी पढ़ाई गई थी, तो ये दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होंगे और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 198। रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 10 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा? आपका इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²/h। यहाँ पर आप फिट करेंगे इसको 22/7, और आपका रेडियस यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10, एंड आपकी हाइट है 21। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, अपने आप सॉल्व कर लेना, यहाँ पर बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 199। A symbol which does not have any fixed value but it may be assigned any numerical value according to the requirement, the value is known as। एक प्रतीक जिसके लिए कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, मतलब आप बस एक चीज सोचिए, जो एक नहीं रहता, जो बदलता रहता है। जब किसी की एक वैल्यू होती है तो वो फिक्स रहता है, लेकिन जब किसी की कोई वैल्यू नहीं होती तो वो बदलता रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब आप रिलेट करिए इसको, मैथ से हटा के थोड़ा रिलेट करिए। आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई थी रीइंफोर्समेंट वाली। रीइंफोर्समेंट में हमने पढ़ा था वेरिएबल इंटरवल पे हम देते थे उनको। वेरिएबल मतलब जो बदलता रहे, जो एक समान ना रहे, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, जो बदलता रहता है, और उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 200, यानी कि हमारा 100 क्वेश्चन आज का। Which of the following specimens can be used while teaching learner about resources? जब आप रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा रहे हैं तो इनमें से आप कौन से स्पेसिमेन यानी संसाधन का यूज़ करेंगे? अब आप देखिए, रिसोर्स आपका सॉइल भी होता है, रिसोर्स आपके मिनरल भी होते हैं, और रिसोर्स आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी होते हैं। तीनों ही आपके एक प्रकार के संसाधन हैं, तो आप तीनों का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों को रिसोर्सेज को पढ़ाने के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमने एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, पीआरटी का अच्छे से एनालाइज कर लिया है। तो अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। प्लस आपकी नोन में अगर कोई है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके हमारे साथ चैनल ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारा परिवार यूं ही बढ़ता जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।